हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों। शुभाशीष, मैं उत्तम सिंह राणा और स्वागत है आपका मेरे चैनल उलाना चैम्प्स में। आज मेरे हाथ में जो पेपर है ये है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 2024 का, और ये संपन्न हुआ आज ही 28 जनवरी 2024 को। आज मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ हिंदी मीडियम में। जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो अन्य स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हिंदी मीडियम से जो अच्छा समझते हैं, उनके लिए आज मैं ये पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। तो चलिए, इसमें सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से, जो है गणित का पोर्शन। इसको सबसे पहले इसलिए करेंगे क्योंकि गणित रीड है इस एग्जाम की, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की। सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव आता है वो गणित की वजह से आता है, इसलिए गणित को हम प्राथमिकता के साथ सबसे पहले करते हैं सॉल्व। अगर आप को ये पेपर का पीडीएफ चाहिए तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो जब सबसे बड़ी संख्या हम बनाते हैं तो 9 9 9 4 बार लिखते हैं, तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो 0 0 और यहाँ 1 लिख देंगे। 3 अंक हो गए इसमें का योग, तो इसका आप जोड़ कर दीजिए। 9 9 9 और 1 10 और 10, तो ये हो गया 10,099। देखिए, 0 2 5 3 तथा 1 अंकों का प्रयोग करके बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो देखिए, इससे अगर हम सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा 5 है, तब 3 है, तब 2 है, तब 1 है, तब 0 है। देखिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी बन गया, और 5 अंकों की सबसे छोटी के लिए हम 0 पहले नहीं लिखते हैं, पहले 1, तब 0, तब 2, 3, अब 5। इसमें बताना है आपको अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाना, ठीक है ना। तो घटाइए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 0, 10 में से 3 गया 7, यहाँ 1, 11 में से 2 गया 9, यहाँ 2 और यहाँ 4, तो ये 42,975, 42,975 इसका उत्तर होगा। दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। अब 3 से विभाज्यता का नियम आपको पता होगा, हम इनको आपस में जोड़ देते हैं। देखिए, 3 और 2 5 और 9 और 5 14 और 14 8 22 और 1 23 और 5 23 और 5 28। अब फिर इसको आपस में जोड़ो तो 8 और 2 10 हो रहा है। 10 में 3 का भाग नहीं जाता है। इनको आपस में जोड़िए, जैसे ऐसा जोड़ने आपने 1 धन 1 धन 7 धन 3 धन 4 धन 2, तो ये कितना हो गया, 4 और 2 6, 3 9 और 7 16 17 18। देखिए, इसका जोड़ 18 हो रहा है, तो 18 में 3 का भाग जाता है। अगर आप 1 और 8 को दोबारा भी जोड़ना चाहें तो 9 हो रहा है, 9 में भी 3 का भाग जाता है। चाहे इस संख्या में देखो चाहे इसके जोड़ में देखो, किसी में भी अगर 3 से डिवाइड होता है, 3 का भाग जाता है, तो समझ लीजिए वो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो इसका आंसर यही होगा। बाकी इन दोनों को भी आप जोड़ के देखेंगे तो इनका जो जोड़ होगा वो 3 से विभाज्य नहीं होगा, 3 का भाग उसके जोड़ में नहीं जाएगा। देखिए, इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना है। 9 का भाग 144 में 2, तो 9 का भाग पहले हम 14 में देंगे तो 9 एकम 9 होगा। यहाँ पे देखो 5 बच जाता है तो 54 हो गया। तो 9 छके 54, 16 गुणा 2 धन 6 ऋण 4। अब हम गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32 हो गया, धन 6 ऋण 4। अब 32 और 6 होते हैं 38, 38 ऋण 4, तो 38 में से 4 गया तो बचा 34। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 34, 34। जयेश और मोहन ने क्रमशः 28,000 तथा 35,000 निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। देखिए, एक ने जयेश ने लगाए 28,000 और महेश ने लगाए, मोहन ने 35,000। कोई बिजनेस शुरू किया इन्होंने, ठीक है। वर्ष के अंत में मोहन को लाभ के रूप में इसके हिस्से में 6,250 मिले। व्यापार में कुल लाभ हुआ। तो देखिए, जो मोहन का था, मोहन के बाद में इसका जो प्रॉफिट था 6,250। तो इसकी आप तुलना कीजिए, इसमें से 35,000 में से इसको इतना मिला, ठीक है ना। तो व्यापार में कुल लाभ, तो आप चाहो तो पहले इसका निकालो फिर दोनों का लाभ जोड़ दो, ये भी ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो निवेश है, इस तरफ आप निवेश लिखिए और इस तरफ लिखिए लाभ। तो क्योंकि पहले मोहन का है तो मोहन ने 35,000 निवेश किया, तो इसको लाभ हुआ 2,550 का। इसने 28,000 निवेश किया
तो लाभ कितना होगा, x हम लिख देंगे, तीर का निशान नीचे, यहाँ भी तीर का निशान नीचे, इसलिए क्योंकि 35 की जगह यहाँ घट रहा है तो यहाँ इसका लाभ भी घटेगा। तो x बटे 6250 बराबर 28,000 बटे 35,000। और फिर हम ये क्या करते हैं, इसका पक्षांतर करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं 6250। अब आप इसको काटिए तो देखिए 3 जीरो कटे, ये 3 जीरो कटे। अब देखिए 7 से कट रहा है, 7 चको 28, 7 पंजे 35। 5 से ये कट रहा है, 5 कम 5 और 5 कम 5, 1 12 हुआ, 5 दूनी 10, 2 25 हुआ, 5 पंजे 25 और जीरो में जीरो बार। अब यहाँ देखिए इसको गुणा करिए 4 से, 1250 को, 4 जीरो का जीरो, 4 पंजे 20, 2 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। तो इसका जो प्रॉफिट हुआ ये 5,000 का होगा। किसका, ये जयेश जो था, जयेश को 5,000 रुपए मिलेंगे प्रॉफिट के रूप में। तो दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो 6 5 11, तो 11,250 का कुल लाभ होगा। इन दोनों का प्रॉफिट जोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ दोनों का कुल लाभ पूछ रखा है। तो 11,250 रुपए प्रॉफिट होगा। पीली दाल और काली दाल 20 किलोग्राम मिश्रण में, देखो दो दालें हैं, पीली दाल और काली दाल, एक पीली है एक काली है, दोनों का जो मिश्रण है वो 20 किलोग्राम का है। 4 किलोग्राम काली दाल है, काली दाल जो है 4 किलोग्राम है। मिश्रण में काली दाल और पीली दाल का अनुपात कितना है, तो देखिए यहाँ पहले पीली दाल है तब काली दाल है। 4 किलोग्राम काली दाल है तो पीली दाल कितनी होगी, 16 होगी, क्योंकि दोनों को जोड़ जो है 20 है। ठीक है ना, दे रखा है। लेकिन यहां देखे पहले मिश्रण में काली दाल और पीली दाल का बताना अनुपात, तो पहले हम काली दाल लेंगे 4, तब लेंगे पीली दाल 16। इसको काटिए तो 4 एकम 4, 4 चको 16, यानी पहले काली दाल 1:4, तो इसका जो अनुपात होगा 1:4 का होगा। निम्न में से संख्या 199 का रोमन अंकों में सही निरूपण क्या है। देखिए 100 के लिए C लिखते हैं और ये इसकी जो वैल्यू है 90 है, तो 90 के लिए जो है ना 100 से 10 कम x इस तरफ होता है। ये 100 हो गया, ये 90 हो गया, फिर 9 के लिए ix लिखते हैं, तो ये हो गया 90 9 199, तो ix ये है 199। रोमन अंकों के प्रयोग से बनी संख्या, तो देखिए इसमें से ये घटाना, ये कितना है, ये 10 और 10 20 और 21 है, 21 ऋण, ये कितना है 10 और 5 15 है, 21 ऋण 15 है। ऋण ये कितना है 6 है, धन अब ये कितना है, देखिए m 1000 के लिए आता है, ठीक है ना, यहाँ पे इसको अलग से करना पड़ेगा, पहले 1000 है m। C जो है 100 के लिए आता है, L x x L 50, ये 60 और 70 हो गया, ये 3 और 73, तो ये हो जाएगा 1173। आप इसको जोड़िए 1173 है, 1173 भी कह सकते हैं इसको। तो पहले 15 21 में से 15 गया तो बचा 6 ऋण 6, तो 6 6 तो कट गया, 6 ऋण 6 तो बराबर हो गया, तो ये इतना ही तो बच जाएगा तब 1173। जिसका रोमन में ही उत्तर देखे तो यही होगा MCLXXI, MCLXXI जो पहला वाला आंसर है यही होगा MC, क्योंकि 1173 ही बच गया। ठीक है ना। हरीश अपनी कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाता है, 12 किलोमीटर चलाने में वह कितना समय मिनटों में लेगा। तो देखिए इसका वो फॉर्मूले पे आप जाएंगे तो आप यहाँ, क्योंकि आप किलोमीटर और मिनट, यहाँ मिनट वाली बात हो जाती है, यहाँ पे बच्चे जो है ना कंफ्यूज करते हैं, तो इसको सीधा सा करो आप, क्योंकि इसकी जो चाल दे रखे 1 घंटे में, तो घंटे के भी मिनट मान लो, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो एक तरफ किलोमीटर लिखिए जो सरल तरीका है, और एक तरफ लिखिए मिनट। तो जो पहले दे रखा है 45 किलोमीटर, किलोमीटर जा रहा है 45 और कितने मिनट में, 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में। अब ये 12 किलोमीटर कितने मिनट में जाएगा, तो x मिनट में। बहुत अच्छा तरीका ये है, और इसको ऐसे ही करिए, एक ही तरफ तीर इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ जब किलोमीटर घटेंगे तो यहाँ मिनट भी घटेंगे। किसी का उल्टा संबंध होता है, जैसे दिन की 4 आदमी 6 दिन में करते हैं, तो 5 आदमी कितने दिन में करेंगे काम को, तो वहां उल्टा तीर लगता है, x बटे 60 बराबर, जहां तीर का निशान है वो ऊपर 12 और ये 45 नीचे। अब ये 60 कहाँ जाएगा, यहाँ पक्षांतर में यहीं पे कर रहा हूं, अगली लाइन पे जाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए शॉर्टकट विधि से आप लोग समझिए। तो देखिए 5 से कट रहा है, 5 कम 5 10, 5 दूनी 10। अब देखिए यहाँ भी 5 नंबर 45। अब देखिए 3 से कट रहा है, 3 तिया 9 और 3 चौको 12।
फिर 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 चौको 12, तो 4 गुणा 4 हो गया यानी 16 हो गया। तो ये 16 मिनट में 12 किलोमीटर जो चलेगा वो 16 मिनट में चलेगा। रमन 40 मिनट में 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखिए 40 मिनट में जा रहा है 24 किलोमीटर। यदि वह अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उस दूरी को तय करने में वह कितना समय मिनटों में लेगा। तो देखिए ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है, स्पीड बढ़ा रहा है, तो यानी हमें पहले स्पीड ज्ञात करनी पड़ेगी। स्पीड का मतलब चाल, इसकी जो चाल है, सॉरी हिंदी में बोलते हैं इसको चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहां देखिए 40 दूरी हो गई 24 किलोमीटर और समय हो गया 40 मिनट, लेकिन यहाँ मिनट है। अब समय जो है जब यहाँ किलोमीटर में होता है तो यहाँ हमेशा घंटे में होता है, तो इसको घंटा बनाने के लिए ना 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 0 से 0 कटा और 4 एकम 4, 4 छक्का 24, तो 6 छक्का 36। तो जो इसकी चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटे में 36 किलोमीटर जा रहा है। अब ये कह रहा है कि ये अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तो प्लस 4 किलोमीटर और हो जाएगी। अब नई चाल इसकी हो गई, तो 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई अब उसकी। ठीक है, तो अब ये मिनटों में कितना समय लेगा, फिर यहाँ मिनट वाली बात आ गई, क्योंकि यहाँ जो समय निकलेगा वो घंटे में निकलेगा। लेकिन 40 किलोमीटर के हिसाब से अब वही दूरी चलनी है इसने 24 किलोमीटर की, तो आप यहाँ किलोमीटर लिखिए और यहाँ मिनट लिखिए, इसमें आपको आसानी होगी। तो किलोमीटर, यहाँ 40 किलोमीटर चल रहा है, अब ये नई चाल है इसकी 40 किलोमीटर 60 मिनट में। तो 24 किलोमीटर कितने मिनट में जाएगा, x मिनट में। यहाँ पे तीर इधर को लगेगा और मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूं x बटे 60 बराबर 24 बटे 40। फिर ये 60 कहाँ चला गया, यहाँ पक्षांतर करके यहाँ चला गया। अब देखिए 0 से 0 कटा, 4 एकम 4, 4 छक्का 24, तो 6 छक्का 36, फिर 36 आ गया, तो 36 मिनट में ये दूरी तय करेगा। अमृता अपने पुत्र के लिए लेखन सामग्री खरीदने बाजार गई। वह 500 लेकर चली। उसने 135 की कॉपियों के लिए 30 रुपए 50 पैसे, कलमों के लिए हम देखेंगे कि कितने रुपए का सामान खरीदा इसने। 135 रुपए 50 पैसे की कॉपी खरीद ली और 30 रुपए 50 पैसे, देखिए दशमलव के नीचे ठीक दशमलव आना चाहिए, इधर पैसे इधर, ये इस बात का ध्यान रखिए। 3 रुपए 75 पैसे, तो ये देखो इकाई के नीचे 3 75 यहाँ। ये लिखने का जो तरीका होता है दशमलव में, यही मेन है। और 48 रुपए के रंगों का डब्बा खरीदा, तो देखिए 48 रुपए में पैसे कुछ नहीं, यहाँ 0 0 आप कीजिए, इकाई में 8 और दहाई में 4। फिर 142 की ज्यामिति बॉक्स के लिए चुकाए, तो 142 इकाई में 2, यहाँ दहाई में 4, 1 यहाँ सैकड़े में, यहाँ पैसे कुछ नहीं है तो 0 0 कर दीजिए। अब देखिए कितने का सामान खरीदा, 5 5 10 7 17 और 8 2 10 और 11 3 14 और 5 19 का 9 और 5 और 4 9 और 3 12 3 15 का 5 हासिल 1 और 3, तो 359 रुपए 75 पैसे का इसने सामान खरीदा। उसके पास कितनी राशि शेष बची, उसके पास 500 थे, तो 500 में से इसको घटाना है। 500 में से 359.75 को घटा दो कि कितना बच गया उसके पास। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 गया 2, यहाँ भी 9 बचा, 9 में से 0, 9 में से 5 गया 4 और यहाँ 4 बचा 4, तो 140 रुपए 25 पैसे इसके पास बच गए। 140 रुपए 25 पैसे। अगला देखिए सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 वृत्त का आधा भाग, तो वृत्त का आधा भाग होता है, यानी ए वाले का आंसर क्या होगा, इसको अर्धवृत्त कहते हैं, थर्ड होगा। ठीक है ना। वृत्त की सबसे लंबी जीवा, तो जीवा का आधा, तो जीवा तो सबसे लंबी जीवा व्यास होती है, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या, तो यानी बी का हो जाएगा चौथा। ठीक है ना। वृत्त के 2 समान भागों में बांटने वाला रेखाखंड, जो बीच में वृत्त के बीच में 2 टुकड़ों में बांटता है उसको व्यास कहते हैं, यानी सी का हो गया पहला। अब वृत्त के सभी व्यास एक बिंदु पर, तो सारे व्यास कहाँ पे होते हैं, जहां केंद्र, जो वृत्त का जो केंद्र होता है सारे यहाँ पे मिलते हैं। जैसे यहाँ वृत्त केंद्र का मतलब होता है जो बीच में, जो जहाँ पे हम प्रकार चुबाते हैं, प्रकार को चुबो करके और वृत्त बनाते हैं, केंद्र होता है, तो सारे व्यास यहीं पे आके मिलते हैं। तो यहाँ पे यानी डी का हो गया सेकंड।
तो A3B4। अब देखिए यहाँ पे आंसर इसका यहाँ आ गया, देखिए तो ये हो गया A3B4 और D से ये वाला आंसर देखिए दूसरा वाला होना था इसका। ठीक है, A3B4 C1 और D सेकेंड। देखिए आकृति O वृत्त का केंद्र है। यहाँ पे जो केंद्र कहते हैं, जहां से मैंने बोला था कि यहाँ पे हम प्रकार रखते हैं तब वृत्त खींचते हैं। तो यदि AB बराबर 8, AB यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, तो OP की लंबाई तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? तो देखिए ये सारी जो है ना त्रिज्याएं होती हैं, और ये जो पूरा है ये व्यास है। तो त्रिज्या जो है ना, जो त्रिज्या है वो व्यास का आधा होता है। तो यानी व्यास 8 है तो इसका आधा करना है, यानी 2 का भाग 2 चाहे बटा 2 लिखो। 2 एकम 2, 2 चौको 8। तो देखिए 4 बटे 1 का मतलब 4 सेंटीमीटर होगा, इसका आधा होगा। भाग देने की जरूरत नहीं है, आपको पता है 8 का आधा 4 होता है। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लगाने पर बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन सा होगा? आरोही क्रम कहते हैं छोटे से बड़ा। अब यहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ न तो नीचे के बराबर है न तो ऊपर के बराबर है, अंश भी बराबर नहीं है, हर भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इनको दशमलव में बदल लिए। तो 3 का भाग आप 2 में दीजिए, 0.0, 3 छक्का 18, 2 बचा, फिर 0 आया, 3 छक्का 18। ठीक है ना, इसको 2 अंकों तक ख्याल रखिए। यहाँ 6 का भाग आप 5 में दीजिए, तो यहाँ 0.50, 6 8 48, और यहाँ 2 बचा, 20, 6 3 18। ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर 8 का भाग 7 में दीजिए, 8 का भाग हमने 7 में दिया, तो यहाँ 70 हुआ, 8 8 64 दशमलव रखने के बाद, और यहाँ 6 हुआ, यहाँ 0 बड़ा, 8 7 56, और यहाँ यहीं पे मैं 14 का भाग 9 में दे रहा हूँ, दशमलव रखा 0, 14 75, 14 छक्का 84। अब देखो आगे भाग देने की जरूरत नहीं, हमने तीसरा स्थान बताना है। तो देखिए ये 0.6 वाला है, ये भी 0.6 वाला है। अब जो भी बड़ा है इसको छोड़ो आप, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने तीसरा स्थान वाला बताना, तो ये पहले और दूसरे स्थान पे होंगे जो भी होंगे, तो तीसरे स्थान पे इन दोनों में से एक होगा। तो यहाँ 8 7 है, यहाँ 8 3 है दशमलव के बाद। तो छोटा कौन सा है? छोटा पहले आएगा, तो इसका मतलब जो तीसरे स्थान पर होगा ये होगा 5/6, क्योंकि इसका मान जो है तीसरे, क्योंकि ये दोनों तो छोटे हैं, ये पहले दूसरे स्थान पे रहेंगे और तीसरे स्थान पे रहेगा 5/6, ये वाला आंसर। 2/9, 2/5, 2/11, 2/7 भिन्नों का अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए अवरोही के मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न। अब यहाँ पे बच्चे बड़े कंफ्यूज करते हैं, उन्हें लगता है कि 2/11 सबसे बड़ी है। देखिए जब ऊपर के बराबर होते हैं, यहाँ पे इस ढंग से समझना चाहिए कि हमने अपनी, इस बच्चे ने अपनी चॉकलेट के 9 टुकड़े किए, इसने 2 खाए, इसने भी 5 टुकड़े किए, 2 खाए, इसने 11 टुकड़े किए, इसने 2 खाए, इसने 7 टुकड़े किए, 2 खाए। तो सबसे बड़े टुकड़े किसने खाए होंगे? जिसने सबसे कम टुकड़े किए हैं, और सबसे कम टुकड़े किए 5 वाले ने, तो सबसे पहले आएगा 2/5, फिर 2/7, फिर 2/9, और फिर 2/11, यानी 2/11 भिन्न जो है सबसे छोटी है। अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे की ओर। इसको हम ऐसा ऐसा निशान भी आप मारिए तो ये ज्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे हो गया 2/5, 2/5 ये वाला, 2/7, 2/9, 2/11, ये अवरोही क्रम है। 5/9, 4/11, 7/12 तथा 6/13 भिन्नों में सबसे बड़ा है। तो इसमें सबसे बड़ा भी आप क्या कर रहे हैं, आप इसको भी ऐसे ही करना चाहिए। 9/9 का भाग आप 5 में दीजिए, यहाँ दशमलव, यहाँ 0, 9 पंजे 45। पहले एक ही बार में करता हूँ, और क्योंकि ये अगर इसी में पता चल जाता है तो और आसान हो जाएगा। 11 का भाग यहाँ दशमलव रखा 40, 11 तिया 33, फिर यहाँ 12 का भाग 7 में, 12 का भाग दीजिए 7 में, यहाँ दशमलव का 70, 12 छक्का 72, 12 पंजे 60, यहाँ दशमलव 5, यहाँ 13 का भाग 6 में, यहाँ दशमलव 0, 13 चक्कू 52। देखिए एक ही उसमें भाग देने में, यहाँ 0.5, 0.3, 0.5 और 0.4। अब हमने बताना है सबसे बड़ा, तो ये दोनों तो सबसे छोटे हो गए, या तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है। यहाँ देखिए यहाँ बचा 10, यहाँ एक अंक में और भाग देंगे तो यहाँ 0 और बढ़ेगा। अब 12 12 8 96, ठीक है ना, 8 बार भाग गया। यहाँ देखिए यहाँ 5 बचा, अब यहाँ एक 0 और बढ़ेगा, तो 9 पंजे 45, यानी ये 0.55 हो गया, 0.58 हो गया। यानी बड़ी भिन्न ये होगी, क्योंकि यहाँ इसका मान ज्यादा है, 5 8 है, दशमलव के बाद 5 है, फिर 8 है, यानी इसका मान है 7/12। तो सबसे बड़ी भिन्न जो है
7/12 होगी। 13/5 प्राप्त करने के लिए 5/13 में क्या जोड़ा जाना चाहिए? देखिए 5/13 में माना हम x जोड़ते हैं, x धन 5/13 बराबर उत्तर आना चाहिए 13/5। तो यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 13/5 हम ऐसे ही लिखेंगे, और ये वाला जो है हम इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ ऋण हो जाएगा, ऋण 5/13। अब नीचे के बराबर करने के लिए क्या हो जाएगा इनका? ऐसा क्रॉस में आप गुणा करिए तो x बराबर हो गया, नीचे 13 पंजे 65 हो गया, और यहाँ 13 13 अंक होता है 169, 169 होता है 13 का वर्ग, 5 पंजे 25, ऋण 25। तो 169 में से 25 गया तो 144 बचता है। आप घटा के देखना है, x बराबर 144/16। अब 16 से 144 काटिए तो 16 नमा 144 होता है, 16 कम 16, 16 नमा 144, यानी x का मान 9 है। सॉरी, देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, x बराबर, तो इसको आपस में गुणा करिए तो 13 पंजे 65 हो गया। नीचे के बराबर करने के लिए तो इसका मतलब इसका भी 65 बनेगा, इसका भी 65 बनेगा। तो ये इसको 13 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 13 से गुणा करेंगे तो 13 गुणा 13 169 होता है, 13 का वर्ग, 13 गुणा 13, क्योंकि इसमें गुणा 13 करना पड़ेगा, ऊपर भी गुणा 13। इसको बराबर करने के लिए गुणा 5 गुणा 5, 13 पंजे 65, दोनों 65 के बदले मैंने एक 65 लिखा, ऋण 5 पंजे 25। अब देखिए 169 में से 25 गया तो कितना बचता है? 144 बचता है। आप घटा के देखना बटे 65। तो यहाँ पे देखिए और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उत्तर यही बताना था कि 144/65 जोड़ने पर 13/5 प्राप्त होगा। जसपाल ने एक पुरानी कार 1,18,000 में खरीदी और 7,000 उसके रख रखाव पर व्यय किया। देखिए इसने 1,18,000 में एक कार खरीदी और इसमें और खर्च कर दिया 7,000। तो इसका मतलब इसका जो क्रय मूल्य इसको पड़ गया, तो इसमें 7,000 जुड़ जाएंगे पहले तो, 8 7 15 2, तो 1,25,000 का इसका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है ना? यदि उसने वह कार 1,40,000 में बेची तो उसका लाभ प्रतिशत, तो बेची 1,40,000 में, ज्यादा में बेची तो इसका मतलब लाभ हो रहा है। तो 1,40,000 में से 1,25,000 घटा दीजिए, कितने का लाभ हुआ? तो 15,000 का लाभ हुआ। और लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? आपको पता है लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ गुणा 100 और बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 1,25,000। तो ये देखिए 3 जीरो कट, सॉरी 3 जीरो कटे, 3 जीरो कटे। अब 15 से देखिए 15 कम 15, सॉरी 25 से काटिए इसको, 25 पंजा 125 होता है, अब 25 चौको 100 होता है। यहाँ देखिए 5 से काटे, 5 कम 5, 5 तिया 15, तो 4 गुणा 3, तो 4 तिया 12 हो गया। तो इसको जो है ना 12% का फायदा हुआ। समकोण के 10वें भाग के पूरक कोण का संपूरक कोण, पहले समकोण का 10वां कितना होता है? समकोण 90 होता है, का 10वां भाग माने 1/10, तो 0 से 0 कटा तो 9 डिग्री होता है। तो समकोण के 10वें भाग के पूरक कोण, ये समकोण है, ये इसका 10वां भाग है यानी 9 डिग्री। इसका पूरा कोण कितना होगा? ये पूरा 90 होता है, तो 90 में से 9 डिग्री कम कर दीजिए, 81 डिग्री। तो इसका मतलब ये कोण जो है 81 डिग्री हो गया। ठीक है ना? पूरक कोण का संपूरक, 81 का संपूरक कितना होगा? अब संपूरक जो है ना इसको कहते हैं पूरे को। अब इसमें 81 डिग्री पहले से है, 81 डिग्री है, तो यहाँ और कितना होगा संपूरक, यानी एक जो 180 को पूरा करता है, तो 180 में से 81 को घटा दीजिए, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ 17 में से 8 गया 9, तो 99 डिग्री होगा, 99 अंश। इसी समकोण के आधे के तिगुने का समकोण 90 डिग्री होता है, 90 का आधा कितना होगा? 45 डिग्री होगा। इसका आधा आपको पता है, 2 का भाग आप दे दीजिए 90 में तो आधा निकल जाएगा, 15 डिग्री। तो आधे का तिगुना, आधे का तिगुना कितना होता है? 45 इंटू 3, 3 5 15, 1 3 चौको 12 1 13, 135 डिग्री होता है। का संपूरक कोण,
तो इसका 135 का संपूरक 180 डिग्री को जो पूरा करता है, तो 135 में से घटा दीजिए तो 45 डिग्री होगा। तो ये क्या है? 45 डिग्री न्यून कोण है, अधिक कोण नहीं है, समकोण भी नहीं है, समकोण का आधा है। देखो ये दोनों आंसर हैं इसके, न्यून कोण और समकोण का आधा, ए और डी। तो इसका आंसर होना था सी। केवल ए और डी दोनों सही हैं। दी गई आकृति का में एक्स का मान, इनको कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण। यानी जो अगर ये 32 डिग्री है तो इसके ठीक सामने का भी 32 डिग्री होगा। ये 50 डिग्री है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण होगा 50 डिग्री, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये x डिग्री है तो इसका ये भी x डिग्री होगा। अब देखिए, अब हमारे लिए बहुत सरल हो गया क्योंकि पूरा गोला कितने अंश का होता है? 360 अंश का होता है। अब इसमें कितने कोण आ गए? x x तो ये आ गए 2, तो 2 तो x हो गया 2x प्लस, आप इसको चाहे तो एक साथ जोड़ दीजिए, एक साथ भी जब अगर आप जोड़ेंगे तो ये कितने कोण हो गए? देखिए 50 50 के 2 हो गए, अब 32 32 के 2 हो गए, तो सारा कितना हो गया? 4 और 10 और 6 16, 164 डिग्री हो गया। x धन 2x धन 164, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? 360 के बराबर। तो क्या करेंगे? 2x बराबर कितना हो जाएगा? 360 माइनस 164 होगा। तो आप घटाइए, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ 15 बचा, 15 में से 6 गया 9, 2 में से 1 गया इतना। अब ये इतना मान ये 2x का हो गया, तो x बराबर कितना होगा? इसका बटा 2 हो जाएगा, यानी हम इसमें 2 का भाग देंगे। देखिए 2 2 एक कम 2, 2 नंबर 18, एक बचा 16 हुआ, 2 8 16, यानी x बराबर 98 डिग्री। तो हमने उत्तर क्या बताना? x का मान बताना, तो 98 डिग्री होगा। यदि 12 15 19 के तथा k प्लस 5 संख्याओं का औसत 13 है तो k का मान, देखिए आप देखेंगे इसको, ये k है, ये k प्लस 5 है, इनको तो अभी रखिए किनारे। तो ये 5 है तो उनमें से 3 डिजिट दे रखे हैं, एक 12 है, एक 15 है और एक 19 है। तीनों डिजिट को आप जोड़िए, 9 और 5 14, 2 16 और 3 और 1 4, 46 हो रहा है। 3 का मान तो 46 हो गया। अब क्योंकि औसत 13 है तो 13 मतलब औसत कुल कितना होगा? औसत का 13 का औसत का कुल कितना होगा? क्योंकि 13 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार, तो 13 गुणा 5, 13 पंजे 65। अब देखिए टोटल इसका मान 65 हो गया, तो 65 में से 46 कम कर दीजिए, 3 संख्याएं तो ये है, 15 में से 6 गया 9 और यहां 1 19 हो गया। अब देखिए इसमें से फिर के है, के दो चीज दो है, एक के है, एक के प्लस 5 है। यानी अगर हम ये प्लस 5 को अलग हटाते हैं, यानी प्लस 5 को इसमें से कम कर दो, 19 में से 5 गया तो 14, तो अब ये 2 के का मान हो गया, तो 2 के बराबर क्या है? 14 है। तो के बराबर कितना होगा? 2 का भाग 14 में दे दीजिए, 14 बटे 7, 7 कम 7, 7 दूनी 14, यानी के इक्वल टू 2, सॉरी यहाँ 2 होगा, 2 एकम 2, 2 7 14, तो के इक्वल टू 7, तो के का मान जो होगा 7 होगा। 48 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, इतना 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 किलोग्राम भार वाले 5 बच्चों का औसत भार। तो 5 औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पहले इन सबको जोड़ देते हैं, 50 53 55 और 49, इसको आप जोड़ दीजिए, तो इसका जोड़ आया 255। अब ये कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो औसत निकालने के लिए हम 5 से इसको भाग कर दीजिए, 5 पंजे 25 और यहाँ कुछ नहीं बचा, 5 तो 5 कम 5, तो इनका जो औसत भार होगा वो होगा 51 किलोग्राम। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। दो भिन्न रेखाएं एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। देखिए दो भिन्न रेखाएं हैं,
तो एक से अधिक बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कैसे करेंगे? केवल एक ही जगह प्रतिच्छेद कर सकती हैं, एक से अधिक जगहों पे प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। दो से अधिक रेखाएं एक बिंदु से होकर जा सकती हैं। अगर एक बिंदु है तो एक रेखा ये गई, एक रेखा ये आई, एक रेखा ये आई, तो ये एक ही बिंदु से जा सकती हैं बहुत सारी रेखाएं। तो इसका मतलब कथन 2 सत्य है, कथन 1 केवल कथन सेकंड सत्य है। ये वाला उत्तर होना था। यदि x बराबर 30 y बराबर 120 हो तो 16 इसका मान बताना है। तो देखिए ये 16 बाहर है, यहां गुणा मान लीजिए आप। x बराबर है 30 और y बराबर है 120, धन 5 है और यहां धन 1 है। तो पहले हम कोष्ठ के अंदर का हल करेंगे। तो 16 गुणा यहां भी 5/1 होगा। तो इसको 120 बनाने के लिए 120 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी और ऊपर भी 120। तो ये तो 30/120 होगा, क्योंकि इसको हमने जोड़ना है। धन 120 से 12 पंजे 60 तो 600 हो गया बटा 120 धन 1। अब देखिए यहां 16 गुणा, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, यहां 120 आ गया और यहां 600 और 30 ये हो गया, 630 हो गया, धन 1 हो गया। देखिए अगर आप काटना चाहो तो देखिए ये कट रहा है, क्योंकि अब हमने गुणा का सवाल करना, आप इसको काट सकते हैं। तो 4 तिया 12 और 4 चौक 16। 3 से देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो उत्तर आ गया 21 गुणा 4। तो 21 चौको होता है 84, धन 1। तो 84 में 1 जोड़ो तो 85। तो आंसर आ गया 85। भिन्न 5/8 का दाशमिक रूप, दाशमिक का मतलब दशमलव रूप बदलना है, तो दशमलव में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हर का भाग अंश में देते हैं। तो 8 का भाग हम देंगे 5। तो भाग नहीं जाता है तो यहाँ हमने दशमलव रखा, यहाँ 0 बढ़ाया, 8 छक्के 48 हुआ, यहाँ फिर बचा 2, 2 में फिर हम यहाँ एक 0 और बढ़ा सकते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो 8 दूना 16, फिर अब यहाँ घटा के बचा 4, फिर एक स्टेप और आ गया तो एक 0 और बढ़ा सकते हैं, 8 पंजे 40। तो देखिए 6.625, 6.625। 21 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योग। देखिए 21 से छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी होती है 2, फिर होती है 3, फिर होती है 5, फिर होती है 7, फिर 11, फिर 13, 13 के बाद 17 और 19। इनका जोड़ बताना, तो इनको जोड़िए आप। तो इनका जोड़ देखिए 77 हो रहा है, आप जोड़ के देख सकते हैं। अगला है नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? भाज्य संख्याएं सदा सम संख्याएं होती हैं। देखिए जो विषम संख्या जैसे 9 है तो ये भी तो भाज्य है, इसमें भाग जाता है 3 का, ठीक है ना, तो ये गलत है। अभाज्य संख्याएं सदा विषम संख्याएं होती हैं। तो जो विषम संख्याएं होती हैं लेकिन 2 तो सम संख्या है, ये भी अभाज्य है, तो ये भी गलत हो गया। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदा अभाज्य संख्या होता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। मान अभाज्य संख्या 5 है और 7 है, दोनों अभाज्य संख्या है, तो 7 और 5 12, इसका योग जो है 12 हो रहा है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है, तो ये भी गलत हो गया। 2 भाज्य संख्याओं का गुणन सदा भाज्य संख्या होता है। 2 भाज्य संख्या है तो उनका गुणन हमेशा भाज्य संख्या ही होगा, क्योंकि दोनों यानी जो उनका गुणनफल होता है, मानो भाज्य 10 है और 12 है, इसका हमने गुणा करें तो 12.120, ये भाज्य ही होगा, क्योंकि ये दोनों इसके गुणनखंड हो गए और ये इनका गुणज हो गया, अपवर्त्य जिसे कहते हैं। तो अपवर्त्य हमेशा भाज्य होगा, तभी तो अपवर्त्य है, जब उसके गुणनखंड छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं जिसके, तो ये जो बड़ी संख्या ये नहीं, ये इसके टुकड़े हो गए, गुणनखंड हो गए। तो यानी ये बिल्कुल सही है, 2 भाज्य संख्याओं का गुणन सदा भाज्य होता है। कौन से कथन सही नहीं है? अब ये तो सही है, तो कथन गलत है ABC। तो ABC ये तीनों गलत है। 30 बच्चों को पार्टी दी गई, क्रमशः 450, 300 तथा 270 के पिज्जा, बर्गर तथा शीतल पेय खरीदे गए।
प्रत्येक वस्तु 30 बच्चों में बराबर बांटी गई, प्रत्येक बच्चे को दी गई सामग्री का मूल्य। देखिए बच्चे 30 थे, अब खर्चा कितना आया 450, 300, एक पिज्जा आया, बर्गर आया, कोल्ड ड्रिंक आया 270 का। तो टोटल खर्चा हम देखेंगे कितना हुआ। 7 और 5 12 का 2 और 4 3 7 2 9 और 1 10, तो 1020 रुपये खर्च आया। तो 1020 रुपये कितने बच्चों पे खर्च आया? 30 बच्चों पे। तो 30 का आप डिवाइड कर दीजिए, 3 0 का 0, 3 3 9, 2 और 1 0, 3 चक्कू 12, यानी एक बच्चे पे जो खर्च आएगा वो 34 रुपए आएगा। 4009 प्राप्त करने के लिए 3509 तथा 2165 के योग में क्या घटाया जाए? तो पहले इनका योग बताना है, मतलब इसके योग में 3509 और 2165 के योग में। तो पहले योग किया तो 9 और 5 14 और 7 5 1 6 3 2 5 इतना हुआ। इसमें से क्या घटाएं? तो कितना घटा के ये आएगा? तो इसका मतलब हम इसमें से इसी को घटा देंगे, 4009। ठीक है ना। अब यहाँ 14 में से 9 गया 5, यहाँ 6, यहाँ भी 6, यहाँ 1, तो 1665। तो इसका आंसर आया 1665। 2.6 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 700 ग्राम। तो देखिए इसको आपने जोड़ना है, आप चाहो तो इसके किलोग्राम का ये मतलब 2.6 किलोग्राम का मतलब ये 2 किलोग्राम पूरा है, 0.6 का मतलब ये 600 ग्राम है। ठीक है ना। तो यहाँ किलोग्राम हो गया, यहाँ ग्राम हो गया। तो इसको आप जोड़िए 2 किलोग्राम और 600 ग्राम, और यहाँ देखिए 3 किलोग्राम और ये 700 ग्राम। तो 7 और 6 13 का 3 हासिल 1 तो 3 और 2 5 और 1 6, तो ये हो गया 6 किलोग्राम और 300 ग्राम। इसका आंसर होगा 6 किलोग्राम 300 ग्राम। एक ठोस घनाभ जिसकी विमाएं 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है, घनाभ है, इसकी विमाएं है 3 गुणा 8 गुणा 9 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक घन बनाया गया, घन की भुजा है। तो यानी हम इसको पहले देखेंगे इसका आयतन कितना है, वॉल्यूम या आयतन। तो इसका आयतन हो गया 8 नंबर 72, 72 तिया 3 दूनी 6, 7 तिया 21, 216 घन सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो घन बनेगा उसका आयतन होगा 216 ही होगा, घन का आयतन भी, क्योंकि इसी को पिघला करके हमने घन बनाया। तो अब हमने इसकी कोर ज्ञात करनी है, भुजा या कोर। कोर का मतलब भुजा वही हुई, भुजा वर्ग में कहते हैं और कोर घन में कहते हैं। तो इसका हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं 216 का, सॉरी घनमूल। अब घनमूल निकालने के लिए प्राइमरी स्तर पे सबसे अच्छा तरीका है, इसको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 2 एकम 2, एक में भाग नहीं जा रहा, 0 बार भाग दिया, 2 8 16, फिर 2 पंजे 10, 2 चौको 8, ये 5 है, फिर 2 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर 3 का देखिए 3 नंबर 27, फिर 3 का देखिए 3 तिया 9, फिर 3 का देखिए तो 3 एकम 3। अब घनमूल में हम क्या करते हैं, 3 का एक जोड़ा बनाते हैं, यहाँ 3 का एक जोड़ा बनाते हैं। तो ये इन दोनों 2 में से एक 2 लिया और दोनों 3 में से एक 3 लिया, तो 3 दूनी 6। तो इसकी जो कोर होगी, भुजा होगी, वो 6 सेंटीमीटर होगी। 8 छोटे घन जिनमें से प्रत्येक का किनारा 2 सेंटीमीटर है। देखिए प्रत्येक का किनारा 2 सेंटीमीटर है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, एक का जो वॉल्यूम होगा इतना होगा। को एक बड़ा घन बनाने के लिए व्यवस्थित किया गया बड़े घन का आयतन। तो देखिए ये तो छोटे घन का आयतन हो गया, इसको हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब ऐसे 8 घन है तो 8 गुणा 8, तो 8 8 64, तो बड़े का जो होगा 64 घन सेंटीमीटर होगा। इससे पहले मैंने शायद इसमें वर्ग सेंटीमीटर बोला, इसमें आप घन सेंटीमीटर मानिए। ठीक है ना, इसको घन सेंटीमीटर में आता है आयतन, वर्ग सेंटीमीटर में क्षेत्रफल आता है। यदि 420 संतरों का मूल्य इतना है तो 8 दर्जन संतरों का मूल्य। सबसे सरल तरीका है, एक तरफ आप संतरे लिख दीजिए, एक तरफ आप मूल्य लिख दीजिए। तो संतरे पहले हैं 420,
इनका मूल्य है 2520 रुपए। अब 8 दर्जन है तो 8 दर्जन में होते हैं 12 8 96 संतरे, तो x रुपए। x की तरफ तीर लगेगा, यहाँ भी इधर तीर लगेगा, क्योंकि संतरे घट रहे हैं तो मूल्य भी घटेगा। तो x बटे 2520 बराबर 96 बटे 420। अब ये यहाँ हम पक्षांतर में यहीं पे कर रहा हूँ, 2520 इधर ले गए तो देखिए 0 से 0 कट गया, 7 छक्का 42, 7 21 और 4 बचा 42, 7 छक्का 42। अभी देखिए 6 कम 6, 6 छक्का 36। अब इसको गुणा करिए तो 6 छक्का 36 का 6, 3 6 नंबर 54, 3 57, तो 576 रुपए होगा। यदि 16 वस्तुओं का मूल्य इतना है तो 3 वस्तुओं का मूल्य, इसको भी यही एक तरफ बस्ता लिख दीजिए, एक तरफ आप मूल्य लिख दीजिए। बहुत एक एक नियम के सवाल है। 16 वस्तुओं का मूल्य 1520, तो 3 वस्तुओं का मूल्य x रुपए। यहाँ तो यहाँ भी तीर नीचे, क्योंकि बस्ते घटेंगे तो मूल्य घटेगा। x बटे 1520 बराबर 3 बटे 16, और इसको हम कहाँ ले गए पक्षांतर में, 1520। यहाँ देखिए 16 कम 16, 16 नंबर 144 होता है। अब यहाँ पे देखिए 44, 144 के आगे 52 में से 44 गया तो 8 बचा 80, तो 16 पंजे 80। अब 3 का गुणा 95 से करिए आप, 3 पंजे 15 का 5, 1 3 नंबर 27 और 1 28, तो 3 वस्तुओं का मूल्य 285 रुपए होगा। दी गई आकृति में कौन कौन से कोणों की माप 3 समकोण के बराबर होगी। देखिए इसकी माप तो 90 डिग्री होगी, तो एक ही समकोण है, इसकी माप भी 90 डिग्री हो सकती है, इसकी माप भी 90 डिग्री हो सकती है, क्योंकि ये सीधे दिख रही है। यद्यपि इन पे समकोण का निशान होता तो सीधा ये वाला लगना था, पर जो भी है। अब क्योंकि यहाँ सीधा ये देखिए समकोण का निशान है, तो इसका पूरा 360 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ अगर इसको या आगे बढ़ाइए तो एक समकोण इधर, एक इधर, एक इधर, 3 समकोण इस पे माप, तो एक ई की माप जो है 3 समकोण के बराबर होगी। इसको भी आप आगे बढ़ाएंगे तो 1 समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण यहाँ बन जाएंगे। तो सी की माप भी 3 समकोण के बराबर होगी। केवल ये 2 पॉइंट है ई तथा सी, बाकी किसी की माप भी 3 समकोण के बराबर नहीं होगी। उस कोण का प्रकार बताएं जिसकी माप 146 डिग्री तथा 82 डिग्री के दो कोणों के अंतर से, इसके अंतर से यानी 82 डिग्री के अंतर से, अंतर हो गया 4, 14 में से 8 गया 6, 64 डिग्री के अंतर से 26 अधिक है। 26 अधिक यानी +6, तो 6 4 10, 6 2 8 1 9, 90 डिग्री। यानी यो कोण क्या होगा, 90 अंश का होगा। तो 90 अंश का न्यून कोण तो नहीं होगा, अधिक कोण भी नहीं होगा, वो होगा समकोण। किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 40 डिग्री और 50 डिग्री है। दो कोण दे रखे हैं, देखिए एक कोण 40 डिग्री है, एक 50 डिग्री है। भुजाओं तथा कोणों पर आधारित इस त्रिभुज का नाम बताएं। तो देखिए 50 और 40 90 हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि 180 में से आप 90 कम कर दो, तो ये जो तीसरा कोण है ये भी 90 अंश का होगा। अब जब तीसरा कोण 90 अंश का होगा तो कोण की दृष्टि से ये कोण हो जाएगा समकोण, क्योंकि इसका एक कोण, जिस कोण का एक कोण 90 अंश का होता है वो समकोण होता है। अगर भुजाओं की दृष्टि से देखें तो ये विषमबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी। तो विषमबाहु और समकोण त्रिभुज होगा। नंबर 2 वाला बिल्कुल सही है। जोसेफ ने 25,000 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिया। उसने 4 वर्ष पश्चात कितनी धनराशि चुकाई। तो देखिए इसमें जो मूलधन है, प्रिंसिपल है, वो है 25,000, दर 6% और समय 4 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, पहले साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है, मूलधन गुणा दर गुणा मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो 25,000 गुणा दर 6 गुणा समय 4 अब बटा 100। तो देखिए 100 के 2 जीरो कट गए, ये कट गया, तो 25 चौको 100 होता है। मैं इसलिए इसको गुणा कर रहा हूं कि आसान हो जाएगा। 25 चौको
100 और इसमें एक जीरो, 1000 हो गया, 1000 गुणा 6 तो 6000 हो गया। तो इसका मतलब 6000 रुपए ब्याज ही ब्याज देना पड़ेगा। तो 25,000 रुपए भी तो वापस करने हैं। तो इसका जो मिश्र धन है 25,000 में हम क्या करेंगे, 6000 ब्याज का जोड़ देंगे और तो ये जो मिश्र धन निकलेगा वो निकलेगा 31,000 रुपए। तो उसे जो वापस देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 31,000 रुपए। 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1800 की राशि कितनी हो जाएगी, 2610 हो जाएगी। देखिए मिश्र धन है, ये मूलधन है, तो हम पहले ब्याज ज्ञात करेंगे। ब्याज कितना दिया हमने, तो हम क्या करेंगे, 2610 में से 1800 को घटा देंगे, तो मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज हमें पता चल जाएगा। तो 810 रुपए ब्याज का दिया हमने, ठीक है ना। अब इसमें क्या ज्ञात करना है, वर्ष समय ज्ञात करना है। तो सब फॉर्मूला वही रखिए आप, मूलधन है 1800 गुणा दर है 9% और समय हमें ज्ञात करना है, तो x बटे 100 बराबर, जब यहाँ का एक चीज ज्ञात करते हैं तो हम आगे ब्याज लिख देते हैं 810 रुपए। तो x बराबर कितना होगा, 810 हम सबसे पहले लिखना चाहिए। ये नीचे 100 है तो आगे जाके ये पक्षांतर कर 100 ऊपर चला जाएगा, 1800 नीचे आ जाएगा और 9 भी नीचे आ जाएगा। ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो कट गए, 9 एकम 9, 9 नवा 81। यहाँ देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो देखिए नीचे एक एक आ गया तो x बराबर आ गया 5, यानी 5 वर्षों में ये रकम 1800 से 2610 हो जाएगी। इस आकृति का हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो आप कहीं से भी शुरू करिए, यहां से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करिए। तो देखिए इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, तो क्योंकि 2 और 2 4 एक साथ जोड़ दीजिए, यहां तक हमने जोड़ दिया तो ये 4 हो गया। यहां से यहां तक 4 है, फिर यहां से यहां तक 4 है, तो 4 और 4 8 और लिख दीजिए। फिर ये भी 2 है, ये 2 है, तो यहाँ 2 और 2 4 हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 है, फिर ये 4 है, तो 4 और 4 फिर 8 हो गया। फिर ये 2 और 2 4 हो गया, यहाँ तक आ गए हम। फिर यहाँ से देखिए ये 4 है, ये 4 है, तो 8 हो गया। फिर ये 2 है, ये 2 है, तो 4 हो गया। फिर ये 4 है, ये 4 है, तो 8 हो गया। तो सबको जोड़िए आप, 8 और 4 12, 8 20, 4 24 और 8 32 और 4 36 और 8 44 और 4 48। तो ये जो इसका परिमाप होगा 48 सेंटीमीटर होगा। पिंकी 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र के 6 चक्कर लगाती है। क्षेत्र का मतलब खेत है कोई, वर्गाकार है बिल्कुल। तो इसकी भुजा है 50 मीटर, तो 6 चक्कर लगाती है, तो इसका मतलब चक्कर बाहर लग रहे हैं, तो इसका मतलब इसका परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। तो परिमाप कितना हो गया, 50 की भुजा तो 50 गुणा 4, 5 को 20, 200 हो गया। अब इसने 6 चक्कर मारे तो 200 गुणा 6 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, 1200 मीटर की दूरी तय करी, ठीक है ना। श्रुति 160 मीटर लंबे तथा 120 मीटर चौड़े एक आयताकार क्षेत्र के 2 चक्कर लगाती है। ये लगाते आयताकार के, इसकी लंबाई है 160 और चौड़ाई 120। तो इसका भी 2 चक्कर लगाते तो इसका भी परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। तो 160 और 120 को आप जोड़िए, तो सीधा मैं जोड़ के लिख रहा हूं यहाँ पे, 0 0 का 0 और 6 2 8 और 1 और 1 2, यानी 280। ये दोनों भुजाएं हो गई, तो ये दोनों भी 280 होंगी, तो गुणा 2, 28 2 56, 560। तो इसका परिमाप आया मीटर। तो इसने 2 चक्कर लगाए तो गुणा 2, ठीक है ना। 2 चक्कर के 0 2 6 12 का 2 हासिल 1 2 5 10 और 1 11। इसने 1211 मीटर की दौड़ लगाई, इसने 1200 लगाई, ठीक है ना। कौन अधिक दूरी तय करता है और कितनी अधिक, तो ज्यादा दूरी किसने तय करी, पहले वाली लड़की ने। इसका नाम क्या है, पिंकी। तो पिंकी ने पहले ज्यादा दूरी तय करी, तो ये 1200 गई। और उसके बाद जो दूसरी, सॉरी, उसके बाद दूसरी लड़की है, 1120 गई, तो घटाइए तो यहां बचेगा 80। तो 80 मीटर अधिक गई पिंकी, ठीक है। जोसेफ ने 25,000 6% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिया। उसने 4 वर्ष पश्चात कितनी राशि चुकाई। कपड़े के 3 टुकड़ों जिनकी लंबाई क्रमशः 7 मीटर, 7.5 मीटर तथा 9.5 मीटर है, को एक समान अधिकतम लंबाई के टुकड़ों में काटा गया। प्रत्येक छोटे टुकड़े की लंबाई सेंटीमीटर।
देखिए 3 कपड़े के टुकड़े हैं, ये मीटर में है। वैसे भी हमने लंबाई सेंटीमीटर में बतानी है तो इसका मीटर का सीधा आप सेंटीमीटर बना दो, तो 7 मीटर में होते हैं 700 सेंटीमीटर। 7.5 में हो जाएंगे 750। आप इसको 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 100 से गुणा करके देखिए तो इतना ही आएगा। 9.5 मीटर में होगा 950। तो इसके समान छोटे अधिकतम बड़ा सा बड़ा टुकड़ा क्या, अधिकतम लंबाई का टुकड़ा क्या काटा जा सकता है इसमें से? तो अधिकतम का मतलब महत्तम समापवर्तक इसका निकालना है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे छोटे का भाग देते हैं उससे बड़े में। 700 एकम 700। अब देखिए यहाँ 50 बच गया, अब 50 का भाग हम 700 में देंगे तो 50 एकम 50, जीरो, यहाँ 20 बचा, 200 हुआ, 50 चको 200। देखिए चला गया, तो इसका मतलब इसका 950 है। फिर हम 50 का ये भाग इसमें देंगे कि ये देखेंगे तो क्योंकि इसमें 50 का भाग जाएगा, 50 एकम 50। अब यहाँ देखिए बचा 5 और यहाँ बच गया 4 और यहाँ 0। 50 नंबर 9 जीरो का 0, 9 पंजे 45, तो 19 आया। तो इसका मतलब 900 जिसका इसका आया 50, तो इसकी जो सबसे बड़ा टुकड़ा होगा वो 50 सेंटीमीटर का होगा। दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक इतने इतने 150 और 25 हैं। यदि संख्याओं में से एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो संख्या गुणा संख्या, ये बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। संख्या गुणा संख्या का मान उतना ही होता है जितना उनका लॉग 100 और मॉड 100 का गुणनफल होता है। तो एक संख्या माना x है, दूसरी संख्या दे रखी है यहाँ 75 है, तो लॉस और मॉस और कितने 150 गुणा 25 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 150 गुणा 25 तो वैसे ही रहेगा और ये 75 यहाँ चला जाएगा। तो 25 से कम 25, 25 तिया 75, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 0 में 0 बार, यानी तो x का मान होगा 50। तो इसका सही उत्तर होना था 50। एक दुकानदार ने एक मेज और एक कुर्सी क्रमशः 1900 और 600 में खरीदी। मेज खरीदी 1900 में और कुर्सी खरीदी 600 में। उसने दोनों वस्तुओं के अंकित को 15% लाभ के साथ बेची। वस्तुएं अंकित को 15% लाभ के साथ बेची। अंकित ने मेज और कुर्सी के लिए कितना मूल्य चुकाया? तो देखिए दोनों पहले उसने खरीदी तो 9 और 6 15, 2 2500 में खरीदी। अब इसने लाभ कमाया 15%, तो हम क्या करेंगे 1500 2500 का 15% निकाल देंगे, 2 जीरो कटे 2 जीरो, तो 15 पंजे 75, 7 15 दूना 30 और 7 37, 375 रुपए इसने लाभ कमाया कुर्सियों में। तो खरीदी 2500 में थी तो इसमें 2500 जुड़ जाएगा, 2500, ठीक है ना। तो इतने में बिकेंगी 5 7 5 3 8, तो 2875 रुपए में उसने कुर्सियां बेची। किसी परीक्षा में दिव्या ने 400 अंकों में से 340 अंक प्राप्त किए, उसके प्राप्तांकों का प्रतिशत। तो देखिए टीचर कैसा लिखता है, 400 जितने का पेपर होता है वो नीचे होता है, जितने आपको अंक मिलते हैं वो ऊपर होते हैं, और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, इसको 100 से गुणा कर देते हैं। वैसे तो क्योंकि एक ही जगह हम नहीं कर सकते, इसका तरीका ये भी है कि नीचे भी 100 से गुणा करते हैं, लेकिन जो नीचे वाला 100 है वो प्रतिशत के निशान में यहाँ चला जाता है, इसलिए तो गया। अब देखिए 2 जीरो कटे, ये 2 जीरो कटे, 4 एकम 4, 4 अठा 32, 2 बचा 20 हुआ, 4 पंजे 20, यानी ये 85% अंक होंगे। वह संख्या जिसमें 20% 10 के बराबर है होगी। देखिए वह संख्या जिसका 20% यानी x का, ठीक है ना, 20% यानी 20% का मतलब 20/100 किसके बराबर होगा, 10 के बराबर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम 10 लिखेंगे और इसका पक्षांतर आगे करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 100 ऊपर और 20 नीचे, 20 से कम 20, 20 पंजे 100 और 10 पंजे 50, तो x बराबर आ गया 50। तो 50 का 20% जो है 10 के बराबर होगा। यदि किसी संख्या का 46% 115 है तो उसी संख्या का 150% क्या होगा? तो किसी संख्या यानी फिर वही सवाल आ गया, x का 46% का मतलब 46/100 किसके बराबर है, 115 के।
तो पहले हम x का मान ज्ञात करेंगे, तो x बराबर क्या होगा 115 ऐसे ही रहेगा और ये आगे जाके उल्टा हो जाएगा 100/46। अब आप इसको काटिए, ये कट रहा है तो देखिए ये पहले तो 23 से कट रहा है, 23 दूना 46 और 23 का एक पंजा होता है 100, मैंने यहाँ पे निकाला है 23 पंजा 115, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 0 में 0 बार, तो 50 गुणा 5 यानी 5x बराबर हो गया 5 पंजे 25 और 1 0 250। तो संख्या तो हो गई 250। तो इसका 150% कितना होगा, तो 250 का 150/100, तो 2 0 कटे, 1 0 ये और 1 0 ये ऊपर का कट गया। अब 15 से इसको गुणा करिए, 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 दूना 30 और 7 37, तो 7 375 होगा। धातु की एक छड़ को 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया गया, गर्म किया इसको 120 डिग्री सेल्सियस तक। इसके बाद इसका तापमान 34 डिग्री सेल्सियस घट गया, तो इसमें 34 डिग्री घट गया, इसका मतलब 120 से 34 डिग्री कम कर दो आप पहले, तो 10 में से 4 गया 6 और यहाँ 11 में से 3 गया 8, यानी अब 86 डिग्री रह गया घटने के बाद। तब इसका तापमान 45 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया गया, फिर 45 डिग्री और बढ़ा दिया, यानी इसमें जोड़ दो, 6 5 11 का 1 हासिल 1, 8 4 12 1 13। तो छड़ का वर्तमान तापमान क्या है, तो यानी वर्तमान 131 डिग्री सेल्सियस होगा। देखिए इस पेपर का अंतिम प्रश्न है गणित का। एक बर्तन को 62 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म किया गया, एक बर्तन को 62 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म किया गया, बर्तन का तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट में बताइए, या डिग्री फ़ारेनहाइट में है। तो इसका बहुत आसान सूत्र है, जब हम किसी चीज को फ़ारेनहाइट में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, जितना डिग्री का तापमान दे रखा है 62, उसको गुणा करते हैं 1.8 से। बहुत आसान तरीके में बता रहा हूँ, 18 दूने 36 और 18 छक्का 108 और 3 जोड़ के 111 हो गया हासिल जोड़ के। अब इसमें एक अंक के पीछे दशमलव है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, और इसमें क्या करते हैं धन 32 कर देते हैं, क्योंकि 32 डिग्री से शुरू होता है फ़ारेनहाइट। 32.0 यहाँ कर दीजिए, 6 2 और 1 3 और 3 और 1 4 और 1, तो ये हो जाएगा 143 डिग्री फ़ारेनहाइट, 143.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से ये गणित का पोर्शन समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं आगे इंटेलिजेंस टेस्ट पर, तर्क शक्ति परीक्षण। तो बच्चों तैयार हैं आप लोग? जी। तो आज हम कर रहे हैं सैनिक स्कूल AISSEE कहते हैं इसको, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2024 का ये पेपर है। ये कल संपन्न हुआ, कितनी तारीख को? कल कितनी तारीख थी? 28 जनवरी। 28 जनवरी को हुआ। आज हम इसका पोर्शन करेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट का। ये समानुपात है, मतलब एक का जो अनुपात दूसरे के साथ होता है वो तीसरे का किसके साथ होगा, वो ये समानुपात। तो समानुपात के एक भाग में बाएं दिए गए दो शब्दों के मध्य एक निश्चित संबंध है, यहां संबंध दर्शाने वाला लुप्त शब्द क्या है? क्लॉक है, सॉरी क्लॉक है। क्लॉक जो है समय दिखाती है। तो थर्मामीटर क्या दिखाता है? ऊष्मा, विकिरण, तापमान, ऊर्जा। बताओ। हाँ, थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है, तो इसका आंसर होना था तापमान। देखिए निम्नलिखित तुल्य रूपता को पूर्ण करो, मतलब तुल्य रूपता कहते हैं जो संबंध इसका इससे है वही संबंध इसका किससे है, ठीक है ना। तो सी का संबंध 3 से है, क्योंकि सी तीसरा लेटर है अल्फाबेट का, इंग्लिश अल्फाबेट जो हम पढ़ते हैं अल्फाबेट्स, उसका तीसरा लेटर से। तो एल कौन सा अक्षर है? 12। तो यहाँ पे 12 इसका आंसर होना था। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी। सी का जो संबंध रिलेशन 3 से है, एल का वही रिलेशन किससे है? 12 से, क्योंकि वह 12th लेटर है। निम्नलिखित तुल्य रूपता को पूर्ण करें। शेर, गुफा, घोड़ा। देखिए शेर गुफा में रहता है, घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में रहता है। ये देखो कितने अच्छे प्रश्न है। घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में। कंप्लीट द एनालॉगी। ये एनालॉगी आपको पूरा करना है। लॉयन लिव्स इन डेन।
कहाँ रहता है लॉयन? डेन में। तो हॉर्स कहाँ रहता है? स्टेबल कहते हैं उसे, इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेबल। कंप्लीट द पैटर्न, ये पैटर्न आपको पूरा करना है। देखिए ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही चित्र चुनिए। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज के अंदर क्या है? ट्रायंगल के अंदर सर्किल है, यहाँ उल्टा हो गया, सर्किल बाहर ट्रायंगल अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ बाहर ये है, अंदर ये है। तो अब क्या हो जाएगा? अंदर सीधा, बाहर तो बड़ा वाला ये सीधा हो जाएगा और इसके अंदर ये तिरछा वाला ये वाला हो जाएगा और प्लस का निशान होगा। तो कौन सा आंसर इसमें सही लग रहा है आपको? तो देखिए इसका सही आंसर डी वाला है, ठीक है ना। ये बाहर जो स्क्वायर आ गया, ये तिरछा वाला स्क्वायर या अंदर चला गया प्लस का निशान, तो ये डी वाला आंसर बिल्कुल। निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। अब देखिए चाहे इसको करो इसको करो, सवाल तो एक ही है, हिंदी करो चाहे इंग्लिश करो, ठीक है ना। तो यहाँ ए बी सी है, फिर ए बी सी सी 2 बार आ गया, फिर ए बी बी और सी सी, ठीक है ना। तो अब क्या आएगा? फिर बी 2 बार आए तो अब ए 2 बार आएगा भाई, ठीक है ना। ए बी बी सी सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सा आंसर होगा? ए बी बी सी सी, ये वाला टी वाला होगा, ए बी बी सी सी, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट फिगर विच विल कंप्लीट द गिवन ग्रिड। उस सही चित्र का चयन कीजिए जो दी गई आकृति के समूह को पूर्ण करेगा। तो बताओ यहां पे कौन सा आएगा? यहां पे ऐसा था तो इसका ये वाला काला हो गया ना, तो यहाँ पे ऐसा है तो इसका ऊपर वाला काला हो जाएगा, ये काला हो जाएगा। तो बी वाला आएगा ये कि नहीं आएगा? आएगा ना। बस कंप्लीट द एनालॉजी, तुल्य रूपता को पूर्ण करें। क्रिकेट बैट, मतलब क्रिकेट का संबंध जो बैट से है, हॉकी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट बैट, हॉकी व्हाट? फील्ड से, स्टिक से, प्लेयर से, बॉल से। हाँ तो हॉकी, क्योंकि क्रिकेट बैट से खेलते हैं, हॉकी स्टिक से खेलते हैं, छाते की तरह जो डंडी होती है आगे से मुड़ा हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न है। अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग ऑर्डर में आपने लगाने हैं ईयर, मंथ, सेंचुरी, वीक, डे। असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं आरोही क्रम, जानते हो, जैसे छोटे से बड़ा। तो देखो वर्ष, मास, शताब्दी, शताब्दी कहते हैं 100 वर्षों को। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, दिन। तो सबसे छोटा देखो दिन होता है, ठीक है ना। दिन के बाद क्या होता है? सप्ताह होता है। 7 कितने दिन का होता है? 7 दिन। तो यहाँ डे हो गया और फिर वीक हो गया, वीक के बाद दिन हो गया, मंथ हो गया, मास, ठीक है ना। फिर क्या हो गया? हाँ वर्ष हो गया। और तब कई वर्षों को मिलकर क्या बनते हैं? शताब्दी। ई से शुरू ये है। ई के बाद क्या था दूसरा? सप्ताह, किसमें? ई डी, मास बी, ए, ई डी बी ए सी। देखो ई डी बी ए सी, ई डी बी ए सी मतलब ई दिन, डी सप्ताह, मास, ए में वर्ष, अतः शताब्दी। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज दे अक्यूर इन द डिक्शनरी। शब्दकोश में आने वाले क्रम में निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित कीजिए। शब्दकोश में सबसे पहले क्या आता है? देखो भाई, तो इस पे भी एल है, इस पे भी एल, इस पे भी एल, 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 सब एक जब समान है। तब दूसरा लेटर देखेंगे ई आई आई। तो पहले ई वाला आएगा, तो ई वाला एक तो ये है, दूसरा ये है। तो अब फिर इन दोनों में पहले कौन आएगा? यहाँ टी है या एम है? तो पहले एम वाला आएगा नंबर 1 पे, नंबर 2 पे टी वाला है, आएगा कि नहीं? अब आई वाले देखेंगे हम, यहाँ एल आई, तो यहाँ एल आई टी है, यहाँ भी एल आई टी है, यहाँ एल आई जेड है। तो एल आई जेड तो लास्ट में आएगा, नहीं आएगा? तो एल आई टी, यहाँ डबल टी है, यहाँ भी डबल टी है, डबल टी के बाद यहाँ ई है, यहाँ डबल टी के बाद एल है। तो पहले ई आता है कि एल? ई। तो तीसरे नंबर पे ई वाला आएगा और चौथे नंबर पे एल वाला। अब ये जेड वाला है तो ये सबसे बाद में जाएगा 5वें नंबर। तो देखो पहले क्या आया? सी ए बी डी ई, सी ए बी डी ई। देखो ये तीसरा वाला सी ए बी डी ई, सी ए बी डी ई।
Figure A and B are related in the particular manner. Establish the same relationship between figure C and D by choosing a figure from the alternatives which replace the question mark. क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा फिगर आएगा? A और चित्र B विशिष्ट रूप ढंग से संबंधित है, मतलब जो संबंध इसका इससे है वही संबंध इसका किससे होगा, ये आपने बताना है। तो विकल्पों में से वह चित्र चुने जो चित्र C तथा चित्र D के मध्य समान संबंध को स्थापित करता है और प्रश्न चिन्ह के को प्रतिस्थापित करता है, मतलब प्रश्न चिन्ह की जगह कौन सा चित्र आएगा। तो देखो ये ऐसा था, ये भी ऐसे है, लेकिन इसका देखो इसके आमने सामने के काले हैं और ये ऊपर वाला है, इसमें क्या है, ये दूसरे नंबर को छोड़ के फिर तीसरे नंबर के काले हो गए। तो एक क्लॉकवाइज हो रहा है, एक खाना छोड़ क्लॉकवाइज जानते हो घड़ी की सुई की तरह। तो ये वाले काले भी इसको छोड़ के ये दो काले होंगे, ये और इसके सामने का ये, तो किसमें है ये? देखो सी वाले है कि नहीं है? Which of the following shape is a part of the given figure? निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी दी गई चित्र का एक भाग है? इसका भाग कौन सा है? ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है कि ये वाला है? हाँ वेरी गुड। देखो भाई ये दूसरे नंबर वाला है, क्योंकि ये वाला भाग है कि नहीं है? ये जो ये फिगर है वही ये है, बाकी कोई भी फिगर है ऐसा मैच नहीं कर रहा। तो ये वाला। Which number replaces the question mark? कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? देखो ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, 6 5 15 7 2, यहाँ पे आपने बताना है क्या आएगा। तो हम देखेंगे इसका क्या संबंध है, कोई बता सकता है? देखो अगर हम इसको गुणा करें 3 चौको 12, तो ये 12 का आधा है 6, ठीक है? जोर से बोलो। या 6 और 5 6 और 5 को मल्टीप्लिकेशन करें तो 6 5 30, 7 30, तो 30 30 का आधा 15। या 7 2 है तो 7 2 को मल्टीप्लाई करो, 7 2 14, तो 14 का आधा क्या होना चाहिए यहाँ पे? 7। क्या होना चाहिए? 7। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। निम्नलिखित तुल्य रूपता को पूर्ण करें। तो अगर इसको देखेंगे तो 1 2 3 4 5, और इसका उल्टा हो गया, अब ऐसे में हो गया 1 2 3 और 4 5। तो यहाँ भी ऐसा है A B C D E। तो अब हम इधर से करेंगे भाई A B C D E। देखो ये वाला जैसे जो पैटर्न इसमें था पहले ऊपर से ही था, अब ऐसे में। तो अब हम इसको भी ऐसे करेंगे A B C D E। चूज द ओड वन आउट। जो अलग है, ओड वन कहते हैं भिन्न जो होता है, सबसे अलग होता है। 3 एक जैसे हैं, स्कूल कॉलेज होटल यूनिवर्सिटी। तो स्कूल को विद्यालय कहते हैं, महाविद्यालय, भोजनालय, विश्वविद्यालय। इसमें तुम्हें अलग क्या लग रहा है बताओ? वेरी गुड। ये तीनों में हम पढ़ने जाते हैं, अब भोजनालय में हम खाना खाने जाते हैं। तो ये अलग है कि ओड है कि नहीं है? कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। इसको भी करो जरा। निम्नलिखित तुल्य रूपता को पूर्ण करें। स्टार अच्छा इसका क्या कर रखा है इन्होंने? देखो STAR है ना, तो ये ऐसा कर दिया इन्होंने ATRS, माने बीच से ये उल्टा ले गए AT, अब फिर R आता, ये पहला वाला लास्ट में। तो ये प्लान है, तो यहां से भी क्या होगा? A पहले आएगा, L दूसरे नंबर पे, N तीसरे पे और P सबसे लास्ट में। ALNP हो जाएगा इसी के क्रम में, ALNP। तो ये पहला वाला आंसर। इसको देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ द गिवन सीरीज। दी गई श्रृंखला की लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ 2 है 5 है, तो कितने का डिफरेंस है? 3 का। 5 के बाद यहाँ 10 है, तो कितने का डिफरेंस है? 5 का अंतर है। तो इसका मतलब यहाँ 3 का था, 5 का था, यहाँ 7 का हो सकता है। अभी हो सकता है कह रहा हूं मैं। तो 10 में 7 ऐड करके कितना होगा? 17 17 होगा कि नहीं? अब इसका मतलब फिर 9 का होना चाहिए। तो 17 में 9 जोड़ के 9 जोड़ के 26 होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा 17। अरेंज द फॉलोइंग इन टॉप टू बॉटम ऑर्डर। निम्नलिखित को ऊपर से नीचे के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हाथ, चेहरा, घड़ी, घुटना, गर्दन, हैंड, फेस, हील, नी, नेक। तो बताओ सबसे ऊपर क्या होता है इनमें से? गर्दन होगी भाई। नहीं, हाँ ना चेहरा। गर्दन तो दूसरे नंबर पे होगा, तो सबसे पहले बी आएगा, तब क्या? गर्दन होगी, नेक होगी, ई। ठीक है ना? तो गर्दन हो गया, चेहरा हो गया,
फिर एडी, घुटना तो हाथ होगा ए, ठीक है ना। अब फिर एडी होगी घुटना, पहले घुटना होगा डी, अब फिर तब नीचे एडी होगी नी, नी पहले तब हील बाद में। तो बी ई ए डी सी, बी ई ए डी सी, देखिए दूसरा वाला आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फिगर एक्स। देखो भाई एक्स फिगर है, एक फिगर एक्स दे रखा है ये वाला, तो दर्पण प्रतिबिंब बताना है कि ये जो दर्पण में कैसे दिखेगा। तो देखो बेटा अगर दर्पण यहां से है, यहाँ एक्स, सॉरी यहाँ एक्स ये है, तो इस तरफ ये दर्पण है, तो क्योंकि इसके दोनों तीर दर्पण की तरफ हैं, तो यहां से भी इसके दोनों तीर जो है ना दर्पण की तरफ ऐसे बनेंगे। तो कौन सा होगा? सी वाला होगा। कौन सा होगा? सी वाला। सी वाला होगा, क्योंकि ये ऐसा है तो ये वाला ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात करें। अब देखो एच एफ डी एन एल जे टी आर पी, तो पहले हम पहला अक्षर देखते हैं एच के बाद एच आई जे के एल एम एन, छठवां अक्षर है एन, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी, छठवां अक्षर है। तो टी के बाद छठवां अक्षर यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो जेड होगा भाई, ठीक है ना। यहाँ एफ के बाद एल है, तो एफ के बाद देखो ये एफ जी एच आई जे के एल, ये भी छठवां है। एल के बाद एम एन ओ पी क्यू आर, ये भी छठवां है। तो आर के बाद छठवां अक्षर क्या होगा? एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स, तो एक्स होगा। फिर यहां देखो डी के बाद जे ई एफ जी एच आई जे, छठवां है, तो यहां सीधा पी के बाद छठवां देखो क्यू आर एस टी यू भी, भी हो, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है जेड एक्स बी, तो देखो ये है जेड एक्स बी, ठीक है। तीसरा वाला फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ द सीरीज। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 0 है, 3 है, तो यहां पे 2 का डिफरेंस है भाई। 3 के बाद क्या आएगा? फिर 15 है, फिर 24 है। तो यहां लास्ट में देखो पहले इसमें अंतर कितना है? 15 है, 24 के बाद 9 का अंतर है। यहां 3 का था, तो यहां 6 का, यहां 5 का होगा, यहां 7 का होगा शायद। तो अगर 5 का होगा तो 5 3 8 होगा यहाँ, ठीक है ना, 8 होगा। तो देखो यहाँ 0 3 के बीच 3 का अंतर, फिर 5 का अंतर, फिर 7 का, फिर 9 का। बिल्कुल सही आंसर होगा 8। क्या आएगा? 8। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी। निम्नलिखित तुल्य रूपता को पूर्ण करें। बी डी ए 7 है, तो देखो बी देखो दूसरे नंबर पे आता है, डी चौथे नंबर पे आता है, एक पहले नंबर पे आता है। तो 4 और 2 6 और 1 7, तो सी ए बी का लिखना है आपने। तो सी कौन से नंबर पे आता है? तीसरा, ए पहला, बी दूसरा, तो 3 और 1 4 और 2 6, तो यहाँ पे 6 आएगा। क्या आएगा? 6। फाइंड द ओड वन आउट। इसमें अलग छांटना आपने, अन्य से भिन्न को ज्ञात करें। ग्रीष्म, शरद, ऋतु, बसंत, तो वो हाँ वेरी गुड, ऋतु, क्योंकि ये सारी ऋतु है, ये ऋतुओं का नाम है, लेकिन यहाँ ऋतु लिखा है। तो ये सीजन जो है ना, सीजन डिफरेंट है। बाकी समर जो है, समर भी सीजन है, विंटर सीजन है, स्प्रिंग सीजन है, लेकिन ये सीजन तो है ही, ये इसी के पार्ट है। फाइंड द ओड वन आउट। अन्य से भिन्न को ज्ञात करें। 1 2 1 121 है, 99 है, 135 है, 143 है। तो बोलो इसमें अलग क्या है? 99। क्यों? अब देखो इसमें कई तरह का वो बन रहा है। ये सवाल थोड़ा ऐसा है कि अगर हम देखें तो ये सब 3 डिजिट के नंबर है, उस हिसाब से तो 99 अलग है, ये आंसर हो सकता है। लेकिन एक तरफ से ये है कि ये देखो इसको कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो 121 जो है 11 का स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या है, जबकि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। तो दोनों आंसर में जरा शक है, ये कह नहीं सकता मैं इसका आंसर जो है 99 भी हो सकता है, 121 भी हो सकता है। जो एग्जामिनर है उसने क्या सोच करके प्रश्न दिया, ये अलग, ये
थोड़ा सा अलग सा प्रश्न हो गया, इसमें बोनस मार्क मिल सकता है बच्चों। चूज द ओड वन आउट, इसमें भी आपने भिन्न चुनना है। BEIK, CEGI, ACEG, DBDFH, बताओ इसमें अलग क्या है। इनमें देखिए सब में बी, सी के बाद बी, डी छोटा है, ई आया है, ई एफ छोटा है, जी आया है, एच छोटा है, आई आया। सब में यही क्रम है, इसमें भी बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी, सब में एक छूट गया है। लेकिन इसमें जो है ना, बी के बाद सी डी आना चाहिए था, यहाँ ई आ रखा है, तो ये अलग है। सब में एक एक छूट के आया, लेकिन इसका डिफरेंस बीच का ज्यादा है। तो ओड वन आउट, भिन्न अन्य से भिन्न ज्ञात करो। देखो इसके 4 बराबर भाग हैं, इसके भी 4 बराबर भाग हैं, इसके देखो इसके भी 4 बराबर भाग हैं, लेकिन इसके 4 बराबर भाग नहीं है, छोटे बड़े हैं। तो ये 100 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन थे इंटेलिजेंस के, तर्क शक्ति के, ये समाप्त हो गए। अच्छा लगा जी सर। अब करेंगे हम जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के बहुत अच्छे सवाल सैनिक स्कूल में पूछे जाते हैं, और ये सवाल उन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे हैं जो हिमज्योति का टेस्ट देंगे या जो राजीव नवोदय का देंगे। जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, निम्न में से कौन सा एक अनवीनीकरण संसाधन है। देखिए संसाधन, नवीनीकरण संसाधन वो होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते। अनवीनीकरण या नॉन रिन्यूएबल उनको कहते हैं जो एक दिन समाप्त हो जाएंगे। जैसे पेट्रोल है, जमीन के अंदर से निकलता है, तो जमीन के अंदर एक निश्चित मात्रा में है, तो एक दिन समाप्त हो जाएंगे। तो यही जो है ना नॉन रिन्यूएबल है पेट्रोल। और वायु, देखो वायु कभी समाप्त होगी, हवा नहीं हो सकती ना, बायोगैस भी कभी समाप्त नहीं हो सकती। और सौर ऊर्जा जिसको कहते हैं, जो सूर्य से ऊर्जा बनाते हैं, तो सूरज कभी समाप्त होगा, तो ये रिन्यूएबल है, नवीनीकरण वाले हैं तीनों। और ये अनवीनीकरण वाला है जो एक दिन समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। इन जम्मू एंड कश्मीर व्हाट डज याकिनी रेफर टू, जम्मू कश्मीर में यखनी से क्या तात्पर्य है। तो देखो जम्मू कश्मीर में एक मीट बनाने का तरीका है, यखनी, मांस बनाते हैं, तो एक मांसाहारी व्यंजन है ये। अ नॉन वेजिटेरियन डिश। टेडपोल इज द लार्वल एज ऑफ विच एनिमल, लार्वा आयु में टेडपोल किस पशु से संबंधित है। किसका बच्चा टेडपोल होता है भाई, कोई बता सकता है। फ्रॉग का होता है, मेंढक का। टेडपोल उसको बोलते हैं जिसको गढ़वाल में डोंकी बोलते हैं, डोंकी बोलते हैं ना, माछा पकड़े डोंक को। तो मेंढक का बच्चा होता है, डोंका मछली की तरह होता है, लेकिन ये काले रंग का होता है। बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल एंड वल्चर्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ, चील, गरुड़ और गिद्ध जैसे पक्षी कितनी दूरी से भी देख सकते हैं। 2 मीटर की दूरी से, 4 मीटर की, 8 मीटर की, 20 मीटर की। आपकी बुक में ये प्रश्न है। देखो अगर हम किसी वस्तु को 2 मीटर से देख सकते हैं, तो जो ये चील, गरुड़ और गिद्ध जैसे पक्षी हैं, ये हमारे 4 गुना देख सकते हैं। तो ये उसी चीज को जो है ना 8 मीटर से देख सकते हैं। तो मेरे शायद इस प्रश्न का आशय यही है कि हम तो 2 मीटर से जितनी चीज देखते हैं, वही 8 मीटर से उसी चीज को देख सकते हैं। हमारे 4 गुना ज्यादा नजर इनकी तेज होती है। What is the name of the oldest brother among पांडवास, पांडवों के सबसे बड़े भाई का नाम क्या था भाई, बोलो। भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, कर्ण। अर्जुन सबसे बड़ा नहीं था, युधिष्ठिर सबसे बड़ा था, ठीक है ना। बिहू डांस बिलोंग टू विच स्टेट, बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो बिहू जो है असम का नृत्य है। वहीदा प्रिज्म, लेफ्टिनेंट कमांडर इन द इंडियन नेवी इज व्हाट टाइप ऑफ अ प्रोफेशनल, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म का संबंध किस प्रकार के पेशेवर का है। देखिए ये जो लड़की है वहीदा प्रिज्म, इन्होंने जम्मू कश्मीर से MBBS की पढ़ाई करी थी, और ये सेना में डॉक्टर है, ठीक है ना। हाउ मेनी गोल्ड मेडल डिड इंडिया विन इन एशियन गेम्स हेल्ड इन 2023, 2023 में एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते। तो भारत ने 28 स्वर्ण पदक जीते, गोल्ड मेडल, 38 जो है सिल्वर मेडल जीते, और 41 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, कांस्य पदक,
ठीक है ना, तो इसका आंसर सही होना था 28। विच सुपर सेंस इज एक्टिवेटेड बाय लंगूर व्हाइल वार्निंग अदर टू डेंजर। अन्य जानवरों को खतरे की चेतावनी देते समय लंगूर कौन सी अंतर्द्रिय सक्रिय हो जाती है? अतीन्द्रिय, ठीक है ना, कौन सी अतीन्द्रिय सक्रिय हो जाती है? दृष्टि, त्वचा, ध्वनि, गंध, साइट, स्किन, साउंड, स्मेल। तो ध्वनि से जो है साउंड करके संकेत देता है अन्य जानवरों को कि खतरा है, लियोपार्ड आ गया, ठीक है ना, जो भी जानवर है जिससे उनको खतरा होता है उसको ध्वनि से संकेत देता है। Which one out of the following animals has a very strong sense of smell? निम्नलिखित में से किस पशु में सूंघने की अत्यधिक क्षमता है? तो सबसे अधिक क्षमता इनमें से चींटी, खरगोश, बिल्ली, बंदर है, रैबिट, आंट, कैट, मंकी। तो इनमें से सबसे अधिक होती है आंट की। आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा कि आंट जो है स्मेल से एक पूरी लाइन बना के चलती है, ठीक है ना। अगर आप इनकी लाइन ब्रेक भी करेंगे फिर भी स्मेल से अपनी लाइन को जोड़ लेते हैं। Who is the author of famous work The Man Eater of मालगुड़ी? प्रसिद्ध रचना द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी की रचनाकार कौन है? बहुत पहले एक टीवी में आता है मालगुड़ी डेज नाम से, ठीक है ना। इसका एक जो रचनाकार है वो है आर के नारायण। कौन है? आर के नारायण। अब खूंटी इज, खूंटी क्या होती है? मिट्टी खोदने के लिए औजार होता है, मवेशियों को बांधने के लिए लोहे का खंभा होता है, भोजन पकाने ये तो मिट्टी का बर्तन होता है। इनमें से क्या होती है? तो ये जो है ना मवेशियों को बांधने, जानवरों को बांधने के लिए आयरन पोल टू टाई कैटल, कैटल को बांधने के लिए खूंटी कहते हो, जिसको तुम क्या कहते हो? किल्ला कहते हो, वही खूंटी है। यू पुट अ गिलास ऑफ वाटर इन द सन, आफ्टर 2 days द गिलास इज एम्प्टी, Where did the water go? आप सूर्य के नीचे पानी से भरा एक गिलास रखते हैं, 2 दिन बाद गिलास खाली हो जाता है, पानी कहां गया? वह वाष्पीकृत हो गया, इट इवोपेरेटेड। तो यही इसका आंसर होगा, वो वाष्पीकृत हो जाता है। अगर हम कटोरे पे गिलास में पानी रखेंगे सूरज के नीचे तो उसका भाप बनेगा, सूरज की गर्मी से उड़ जाएगा, ठीक है ना, तो इवोपरेशन उसका हो जाता है। बेस्ट फ्रेंड ऑफ सॉइल इज, मृदा का सबसे अच्छा मित्र कौन सा है? तो आपने पढ़ा होगा किसान का मित्र केंचुआ होता है, तो क्योंकि मिट्टी को खाता है। फिर वी मेनली गेट एनर्जी टू डू वर्क फ्रॉम, हम काम के लिए ऊर्जा मुख्यतः प्राप्त करते हैं प्रोटीन से करते हैं, विटामिन से कि फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट से कि मिनरल्स। तो मैंने आपको बताया था जो ऊर्जा मिलती है हमको, एनर्जी मिलती है, किससे मिलती है? एक तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है और एक फैट से, दोनों चीजों से मिलती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी हमको मिलता है। प्रोटीन से क्या मिलता है? हमारा शरीर मजबूत बनता है, शरीर की मरम्मत होती है, शरीर का निर्माण होता है। विटामिन से क्या करते हैं? हमको बीमारियों से बचाते हैं, और मिनरल्स भी बीमारियों से बचाते हैं। चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन would find it difficult to walk on the mountains because, मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए पर्वतों पर चढ़ना कठिन होगा, क्योंकि जो मैदान में रहते हैं, उत्तर प्रदेश जैसी जगह पे, दिल्ली में जो रहते हैं, वो यहाँ पहाड़ में आएंगे तो पहाड़ की चढ़ाई नहीं चढ़ सकते वो लोग। तो क्यों नहीं चढ़ सकते? वे आलसी होते हैं, दे आर लेजी। द paths are rocky and uneven, पहाड़ी रास्ते पथरीले और उबड़ खाबड़ होते हैं। द paths are very smooth, पहाड़ी रास्ते स्मूथ होते हैं, सुगम होते हैं, पहाड़ों पर कोई परिवहन साधन नहीं होते। There are no transports available on mountains, तो इसका क्या होगा? हाँ, दूसरा वाला होगा। The paths are rocky and uneven, पहाड़ी रास्ते जो पथरीले उबड़ खाबड़ होते हैं, तो जो दिल्ली का, उत्तर प्रदेश, लखनऊ कहीं से बच्चा आता है तो यहाँ पे चल नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसे रास्तों पे कभी चला नहीं है, ठीक है। Where is चार मीनार situated? चार मीनार कहाँ स्थित है बताओ? जैसलमेर में, पुरी में है कि औरंगाबाद में कि हैदराबाद में? हाँ, वेरी गुड, चार मीनार जो है हैदराबाद में है, मैंने आपको लिखाया था। अर्थ टेक्स हाउ मेनी डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूर्ण करती है? तो मैंने बोला था 365 दिन पूरे लगते हैं और 6 घंटे और लगते हैं। तो 6 घंटे 24 का कितना हो गया? 24 में से 6 करो तो 6 कम 6 6 24,
तो यानी 1/4 डेज और लगेंगे। 365 पूरे और 1/4 डेज और लगेंगे, तो 365 सही 1/4 दिन लगेंगे। Which of the following device is used to measure body temperature? निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग शरीर का तापमान मापने के लिए किया जाता है? तो शरीर का तापमान जो डॉक्टर के पास होता है वो थर्मोमीटर होता है। क्या लैक्टोमीटर क्या करता है? दूध की शुद्धता नापता है। बैरोमीटर जो है वायु दाब मापता है। स्पीडोमीटर जो गाड़ियों पे लगा होता है स्पीड मापने के लिए। हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द व्हील प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द इंडियन फ्लैग? ये जो स्पोक्स हैं, तिलियां, कितनी तिलियां होती हैं इंडियन फ्लैग के बीच में? 26, 24, 21, 28। हाँ, 24 तिलियां होती हैं। भारतीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? हु रोट रामायण? रामायण के रचयिता कौन हैं? तो रामायण जो है सबसे पहले लिखी है वाल्मीकि जी ने। वेद व्यास ने महाभारत लिखा है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है। Which solution is given when a person has vomiting and loose motion? वॉमिटिंग कहते हैं उल्टी करने को, लूज मोशन मानी पेचिस। उल्टी और दस्त की स्थिति में किसी व्यक्ति को कौन सा घोल दिया जाता है? मिल्क शेक, लेमन वाटर, फ्रूट जूस, साल्ट एंड शुगर। नमक नहीं, लेमन वाटर नहीं देते, नमक और चीनी का घोल देते हैं भाई। जो आप लोग ORS बोलते हैं इसको, तो उसमें भी वही तो होता है, नमक और चीनी होता है। जो ORS डॉक्टर से पैकेट देता है उसको घोल के खाते हैं। तो साल्ट एंड शुगर बनाते हैं और उसको पिलाते हैं। Which one among the following is not a natural way of food preservation? देखो, फूड प्रिजर्वेशन होता है निम्नलिखित में से क्या खाद्य संस्करण का प्राकृतिक तरीका नहीं है? प्राचीन काल से लोग क्या करते हैं? फूड को प्रिजर्व करते हैं। मतलब जैसे जैसे आम के सीजन पे आम होता है तो हम क्या करते हैं? उसका अचार बनाते हैं और रख देते हैं। तो आजकल आम नहीं तो आजकल भी हम खा रहे हैं, उसको प्रिजर्वेशन कहते हैं, संरक्षण। कुछ आप लोग क्या करते हैं, गांव में जैसे आपके काकुड़े होते हैं तो उनको लोग फोड़ करके धूप में सुखाते हैं तो उसका सुख सा बनाते हैं। बनाते कि नहीं बनाते? उसको कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। तो ये कौन सा तरीका प्राचीन काल से नहीं है? सुखाना, खाद्य परिरक्षक मिलाकर नमक और चीनी की सहायता से अचार बनाना। देखो, कुछ चीजों में हम खूब सारा नमक और चीनी डालते हैं तो वो प्रिजर्व हो जाता है, उसमें कीड़े नहीं पड़ते। जैसे चीनी का घोल में आंवले मुरब्बा बनाते हैं। तो प्राचीन तरीका क्या है? सुखाना वाला भी पूरा प्राचीन तरीका है। नमक और चीनी की सहायता से भी प्रिजर्व करना, साल्टिंग और स्वीटिंग की तरह से, ये भी पुराना तरीका है। पिकलिंग यानी अचार बनाना, ये भी पुराना तरीका है। लेकिन आजकल है ये नया तरीका है, बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। आजकल क्या है? प्रिजर्वेटिव्स आ गए हैं, कुछ रसायन होते हैं, उनको हम शीशी में डाल देते तो वो चीज खराब नहीं होती। तो ये नया तरीका है खाद्य परीक्षण, उसका खाद्य संरक्षण का, ठीक है ना? प्रिजर्वेटिव को ऐड करना। Which leaves can be kept in box to protect the seeds from the insect? बीजों को कीटों से बचाने के लिए डिब्बों में बीजों के साथ कौन से पत्ते रखे जाते हैं? देखो भाई, बीज के साथ रखते हैं नीम के, बनियान, बनाना, मैंगो। नीम के, बरगद के, केला के आम के। हाँ, नीम के पत्ते रखते हैं तो उसमें कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। हमारा जो जैसे बीज रखते हैं तो बीजों में नीम के पत्ते रखते हैं, बीज खराब नहीं होते, उसको कीड़े नहीं खाते हैं। नेक्स्ट है, which of the following works cannot be done with water that has been used once? अगर किसी पानी को हमने एक बार यूज कर लिया तो उसका हम दोबारा उपयोग इनमें से किस में नहीं कर सकते? जैसे हम नहा गए किसी पानी से, तो फर्श पर पोछा लगाना, क्या उस पानी से हम मॉपिंग कर सकते हैं? फ्लोर पे कर सकते हैं, ठीक है ना? चेहरा, हाथ धोना, देखो चेहरा हाथ नहीं धो सकते कोई यूज्ड वाटर से हम दोबारा, क्योंकि इसके लिए हमें फ्रेश वाटर चाहिए चेहरा धोने के लिए। गंदा पानी से तो चेहरा नहीं धुलेंगे। पौधों को पानी देना, देखो वाटरिंग प्लांट्स, यूजिंग इन द टॉयलेट, टॉयलेट में भी यूज कर सकते हैं, बाद में फेंक सकते हैं ना पानी जो थोड़ा गंदा होता है, एक बार यूज किया हुआ पानी। या तो उसको मॉपिंग भी कर सकते हैं, फ्लोर को सफाई भी कर सकते हैं, पौधों को भी दे सकते हैं, लेकिन चेहरा या हाथ नहीं धो सकते। तो यही इसका आंसर होना था, वॉशिंग हैंड्स एंड फेस। तो इस तरह से ये 25 तक ये सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। कैसे लगे आप लोगों को ये प्रश्न? तो ठीक है, तैयारी करो अगले वर्ष के लिए। ओके, बाय।
प्रिंट नहीं था, इसलिए मैं दूसरे ढंग से इसका वीडियो बना रहा हूँ। मैं लैपटॉप से नहीं बना पा रहा हूँ बल्कि मोबाइल से बना रहा हूँ। कोई दिक्कत होगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ अगर साफ ना दिखे, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको अच्छा दिखे। पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखिए जिजीविषा होता है, जी बड़ी जी, वी छोटी और विषा, जिजीविषा। तो इसका आंसर होना था नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रदत्त शब्द का विपरीतार्थक शब्द चुनिए। क्षमाशीलता, तो क्षमाशीलता का जो विपरीत होता है वो होता है प्रतिशोध, बदला लेना किसी से। तीसरा क्वेश्चन है, प्रदत्त विकल्पों में से उचित उपपद का चयन कीजिए। वह ईमानदार अधिकारी है, तो इस पे आएगा वह एक ईमानदार अधिकारी है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य का काल निर्धारण कीजिए। सूर्य पश्चिम में डूबता है, तो देखिए डूबता है तो ये वर्तमान काल की बात हो रही है, तो इसमें काल होगा वर्तमान काल। अगला है, रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। इन उत्पादों की उत्तम, तो यहाँ पे गुणवत्ता उत्तम है, गुणवत्ता है, नीचे है ऊपर है, तो इसका पहला होगा गुणवत्ता और उसके बाद ये उत्तम लिखा है, उसके बाद आएगा है। इन उत्पादों की गुणवत्ता उत्तम है नहीं होगा, ये गलत है, थी भी नहीं होगा, गुणवत्ताएं भी नहीं होगा। अगला है, ये 6 से 10 तक एक प्रश्नावली है, एक चित्र दे रखा है। ऐसा माना जाता है कि पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों जितना गर्म होता है। यह बहुत पतला तथापि बहुत गर्म होता है। बकरियां जिसमें मुलायम पश्मीना ऊन एक बीच में थोड़ा पूरे शब्द नहीं आए हैं, माफ़ी चाहता हूँ, किया जाता है, वे 5000 मीटर की बहुत अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री से 40 डिग्री से नीचे गिर जाता है। बकरियों के शरीर पर गर्म बालों का एक लोम चर्म उग जाता है जो उनकी अत्यंत ठंड से रक्षा करता है। गर्मियों में बकरियां अपने कुछ बाल या लोम चर्म झाड़ देती हैं। ये बाल इतने पतले होते हैं कि ऐसे 6 बाल मिलाकर उतने मोटे हो पाएंगे जितना कि तुम्हारा एक बाल। पतले बाद यंत्रों पर नहीं बुने जा सकते हैं और इसलिए कश्मीर के बुनकर हाथ से इन शॉलों को बनाते हैं। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है। लगभग 250 घंटों की बुनाई के बाद सादा पश्मीना शॉल बनता है। कल्पना कीजिए कि कढ़ाई के साथ एक शॉल को तैयार करने में कितना अधिक समय लग जाएगा। प्रश्न है, रिक्त स्थान पूर्ति हेतु सही विकल्प का चयन कीजिए। ऐसा माना जाता है कि पश्मीना शॉल के जितना गर्म होता है। तो ऊपर बात आई कि पश्मीना जो शॉल है वो 6 स्वेटरों के 6 स्वेटर्स के बराबर गर्म होता है। अगला देखिए, सही कथन का चयन कीजिए। गर्मियों में बकरियां अपने कुछ बाल या लोम चर्म झाड़ देती हैं। सर्दियों में बकरियां अपने कुछ बाल या लोम चर्म झाड़ देती हैं। बारिश के मौसम में बकरियां अपने कुछ बाल या लोम चर्म झाड़ देती हैं। बसंत ऋतु में बकरियां अपने कुछ बाल या लोम चर्म झाड़ देती हैं। तो इसका सही ऊपर बात आई है कि गर्मियों में झाड़ती हैं बकरियां अपने कुछ लोम चर्म को। लगभग की बुनाई के बाद सादा पश्मीना शॉल बनता है। तो बात आई है 250 घंटों की। यहाँ पे लिखा था कि 250 घंटे बुनने के बाद ही पश्मीना शॉल बनकर तैयार होती है। बकरियों के शरीर पर गर्म बालों का एक लोम चर्म उग जाता है जो उनकी अत्यंत ठंड से रक्षा करता है। उपयुक्त वाक्य में बालों शब्द का व्याकरणिक रूप पहचानिए। ये क्रिया है,
संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। तो बकरियों के शरीर पर गर्म बालों का, देखिए बाल अपने आप में नाम है, तो जो नाम वाले शब्द होते हैं वो संज्ञा होते हैं। तो यहाँ पे आंसर होना था संज्ञा, क्योंकि बाल उसका नाम है। अगला है मोटे का विपरीतार्थक। विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम। तो मोटे का विलोम क्या होता है? पतले। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विशेषण पहचानिए। विशेषण वो शब्द होता है जो संज्ञा की क्वालिटी, मात्रा, गुण आदि बताता है, जो संज्ञा के बारे में कुछ कहता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, ऊंचा, पाया, चिड़िया, अवशेष। तो देखिए पाया क्रिया है, चिड़िया संज्ञा है। तो ये जो ऊंचा है, यह पेड़ बहुत ऊंचा है, तो ये आंसर सही है। ऊंचा जो है विशेषण है। इसी के साथ 14वां क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। संश्लेषण, तो ये पहला वाला संश्लेषण सही है। इसमें ये पहले ये दांती स आते हैं, फिर मूर्धन्य तालव्य स आते हैं, फिर ले, फिर ये तालव्य मूर्धन्य स और तब अण। संश्लेषण ये वाला सही है, पहला। इसी के साथ यहाँ 15 वाला क्वेश्चन देखिए। चलिए पहले ये 12th वाला देखते हैं। तुलना की उचित कोटि की सहायता से रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। मेरी जेब में धन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पर हम तुलना की उचित कोटि मतलब तुलना कर रहे हैं। तो जहाँ पे तुलना होती है, मेरी जेब में धन है, तो यहाँ पे होगा और अधिक। यहाँ पे हम तुलना कर रहे हैं, जैसे कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो तुलना में क्या होगा? मेरी जेब में और अधिक धन है। तो ये वाला दूसरा वाला सही आंसर होगा। वास्तविक के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो वास्तविक का जो विपरीत शब्द होगा वो होगा पुरस्कार, तो होगा नहीं, काल्पनिक। एक वास्तविक होता है, एक काल्पनिक मात्र होता है, जिसको हम केवल कल्पना करते हैं। तो एक वास्तविक का विलोम होता है काल्पनिक। अगला है, वाक्य को सुधारने के उद्देश्य से अधोरेखांकित स्थान पर सही शब्द को दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जो भी होगा, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या अन की बस सही समय पर आई थी? अन की, तो यहाँ पे देखो अन की गलत लिखा है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही किया बच्चे ने, क्या उनकी बस सही समय पर आई थी। तो बाकी ये सारे गलत हैं। अगला देखिए, वाक्य को सुधारने के उद्देश्य से सही विकल्प कीजिए। श्याम के आगमन के पूर्व ही राम घर छोड़ा। तो श्याम के आगमन से पूर्व ही राम घर छोड़ा। श्याम के आगमन से पूर्व राम घर छोड़ेगा, राम घर छोड़ता है, राम घर छोड़ चुका था, राम घर छोड़ चुका है। तो श्याम के आगमन के पूर्व ही राम घर छोड़ चुका था। ये वाला बिल्कुल सही मिलान कर रहा है। अगला है, उचित प्रश्नांश से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मुझे उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मुझे उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं, क्या मैं, या है हूँ क्या मैं, हैं क्या मैं। तो इसका जो सही विकल्प है ये है ज़रूरत है क्या। इसको हम थोड़ा सा बदलें, मुझे उनसे पूछने की ज़रूरत है क्या। ठीक है ना, ये इनका दोनों का आशय एक ही है। अगला है, क्रिया के सही रूप से वाक्य पूरा कीजिए। ट्रेन अचानक से रुका है, रुक गई, रुक रही थी, रुक चुकी थी। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रेन अचानक से रुक गई। अगला है, अक्रमक क्रिया वाले वाक्य को चुनिए। तो देखिए आपने दो क्रियाएं पढ़ी होंगी, एक सक्रमक क्रिया, एक आक्रमक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता, कर्म की जरूरत नहीं होती, वो आक्रमक क्रिया होती है। जैसे पहला है, बच्चे पतंग उड़ाते हैं। अगर मैं प्रश्न करूं क्या उड़ाते हैं, तो पतंग उड़ाते हैं, तो ये सक्रमक क्रिया है।
चिड़िया उड़ती है। अगर मैं यहाँ प्रश्न करूँ क्या उड़ती है तो ये कोई प्रश्न नहीं बनता, इसलिए यही आक्रामक क्रिया है, चिड़िया उड़ती है। उचित समुच्चय बोधक शब्द की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मुझे नहीं पता है वह चला गया है अथवा नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये शब्द बिल्कुल मैच कर रहा है कि, मुझे नहीं पता है कि वह चला गया है अथवा नहीं, बाकी ये कोई भी मैच नहीं कर रहे हैं। उचित उपपद की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए। राम वह छात्र है जिससे हम सभी 35% से कम अंक लाने की आशा करते हैं। तो देखो, राम ऐसा वह छात्र है, ये तो मिल नहीं रहा है। राम जैसा वह छात्र है, ये भी नहीं मिल रहा है। राम ऐसे वह छात्र, ये नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सही मिल रहा है ही। राम ही वह छात्र है जिससे हम सभी 35% से कम अंक लाने की आशा करते हैं। उचित पूर्व सर्ग की सहायता से वाक्य पूर्ण कीजिए। वक्ता विषय दूर जा रहा है, तो विषय के भी नहीं होगा, को भी नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। वक्ता विषय से दूर जा रहा है। अगला है, उचित शब्द की सहायता से रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। अकबर की सेना ने चित्तौड़गढ़ के किले को जीत दिया, गलत है। जीतना गलत है। जीत लिया था, ये बिल्कुल सही है। तीसरा वाला बिल्कुल सही है। 24वां है, हवा से लड़ना का सही अर्थ चुनिए। तो देखिए, हवा से लड़ना, इसका जो सही अर्थ है बेकार प्रयास करना, ये बिल्कुल मुहावरे का सही अर्थ है। अगला है, प्रदत्त विकल्पों में से विपरीतार्थक शब्द चुनिए। धमकी, धमकी का जो एक्चुअल में ये इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट किया गया पेपर है। वैसे धमकी शब्द ऐसे प्रश्न है जो हिंदी भाषा में बहुत ज़्यादा यूज़ जिनका होता नहीं। धमकी का विलोम मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन भाषा प्रयोग की दृष्टि से देखें तो धमकी का सुरक्षा बिल्कुल सही विलोम शब्द है। और इसी के साथ ये 25 प्रश्न समाप्त हुए। क्षमा चाहता हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी का वीडियो मैं नहीं दे पाया हूँ, क्योंकि मेरे पास जो पेपर था वो मोबाइल में बहुत अच्छे शार्प नहीं था, इसलिए मैं लैपटॉप पे नहीं बना पाया। और जैसा मैं बना पाया हूँ, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य पसंद करोगे। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अन्य इस के हिंदी मीडियम में पूरा वीडियो देखने के लिए मैं लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप गणित और अन्य वो देख सकते हैं। ओके बाय।